कि युद्ध नहीं जिनके जीवन में वो भी बड़े अभागे होंगे, या तो प्रण को तोड़े होंगे या तो ऋण से भागे होंगे। इन्हीं लाइनों के साथ मैं आप सभी का स्वागत करता हूं पारंगत बैच के अंदर, जिसमें आज मैं कराने वाला हूं आपको मैग्नेटिज्म एंड मैटर। आज मैग्नेटिज्म एंड मैटर को पूरे वन शॉट के अंदर फिनिश करेंगे, जिसमें सारे कंसेप्ट को मैं बेसिक से उठा करके स्टैंडर्ड लेवल तक ले जाऊंगा, सारे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कराऊंगा। और इस लेक्चर को देखने के बाद मैग्नेटिज्म एंड मैटर क्लास 12 का आपका सबसे फेवरेट चैप्टर होगा। तो बिना किसी देरी के साथ चलिए शुरुआत करते हैं इस चैप्टर को। आज का हमारा जो चैप्टर है उसका नाम है मैग्नेटिज्म एंड मैटर। सबसे पहले इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं। इसके इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हम देखेंगे मैग्नेट के बारे में कि एक मैग्नेट क्या होता है। अगर आपसे मैं पूछूं एक मैग्नेट क्या होता है तो आप क्या बताओगे? तो चलिए आओ देखते हैं कि मैग्नेट क्या होता है, कैसा दिखता है। बेटा आपने मैग्नेट को देखा होगा, मैग्नेट कुछ इस प्रकार होता है, ऐसा दिखता है ना। हम लोग छोटे हुआ करते थे तो मैग्नेट से खेला करते थे, है ना। दो मैग्नेट को पास पास लाओ, अट्रैक्शन रिपल्शन होता है, देखा होगा ना। एक मैग्नेट को आसपास लेकर के आओ तो मेटल के पीस को अट्रैक्ट करता है। सेम कहानी है, मैग्नेट कुछ ऐसा दिखता है। अब कहानी क्या हुई, ये मैग्नेट के इंट्रोडक्शन बताऊं तो ग्रीस में एक आइलैंड था, एक जगह थी, है ना। एक जगह थी ग्रीस, ग्रीस एक कंट्री है, उसमें एक आइलैंड था जिसे बोलते हैं आइसलैंड, इंग्लिश में आइसलैंड बोलते हैं। इन ग्रीस, ग्रीस नाम का एक देश है ना, ग्रीस, वहां पे एक आइसलैंड था। देयर वाज आइसलैंड, देयर वाज एन आइसलैंड। वहां पे क्या था, एक आइसलैंड था। आइसलैंड समझते हो, चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ जगह को हम क्या बोलते हैं, आइसलैंड बोलते हैं। तो वहां पे कुछ मजदूर लोग काम कर रहे थे, कुछ मजदूर लोग वहां पे कोई काम वाम कर रहे थे। तो उनके जो शूज हुआ करते थे उसके नीचे कील जमा होती थी। कील समझते हो ना, कील क्यों जमा होती थी? कील लगाए जाते थे ताकि उन्हें चलने वलने में हेल्प मिले। तो उसी ग्रीस के आइसलैंड्स पे जब वो मजदूर काम कर रहे थे तो वो एक पर्टिकुलर जगह पर गए, और वहां पर जब वो चल रहे थे तो जो अपना पैर उठा रहे थे तो उनका पैर ही नहीं उठ रहा था, क्योंकि उसमें लोहे की कील लगी थी और वहां पे मैग्नेट के ओर थे, है ना। मैग्नेट के ओर पाए गए थे उस ग्रीस के आइसलैंड पे। तो वहां के राजा ने, जब ये बात राजा तक पहुंची तो वहां के राजा ने आदेश दिया कि भैया आप जाओ वहां की खुदाई करो और पता करो क्या है। तो पता लगा कि वहां पे मैग्नेट के ओर अवेलेबल है, जिसकी वजह से जब वो लोहे की कील वाले जूते पहन के वो मजदूर काम करते थे तो उन्हें पैर उठाने में प्रॉब्लम होती थी। तो जो मैग्नेट वर्ड आया ये वहीं से आया, है ना। जो मैग्नेट वर्ड आया, मैग्नीसिया नाम का जगह था एक्चुअली में, एक आइसलैंड था, इसका नाम था मैग्नीसिया, है ना। क्या नाम था? मैग्नीसिया। तो इसी मैग्नीसिया में मजदूर काम करते थे, तो इसी मैग्नीसिया वर्ड से ही मैग्नेट का नाम पड़ा। पूरी हिस्ट्री जो है मैग्नेट की, जो आज तुम चुंबक देखते हो ना, जैसे अगर मैं एक बार मैग्नेट बनाऊं, ये क्या है, एक बार मैग्नेट, तो इसका नाम जो मैग्नेट पड़ा, इसका अगर नाम मैग्नेट है, अगर आज तुम एक चुंबक को देख के कह देते हो कि ये मैग्नेट है, ये क्या है, मैग्नेट, तो इसका अगर मैग्नेट नाम पड़ा तो ये मैग्नेट नाम, है ना, इट इज ऑब्टेन्ड बाय वर्ड मैग्नीसिया। ये मैग्नीसिया वर्ड से आया है ना। पूरी कहानी क्या है मैंने आपको समझा दिया। खैर यहां से सवाल नहीं आता है, पर थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन पता होना चाहिए आपको कि मैग्नेट वर्ड नाम कैसे पड़ा। अब चलिए बात करते हैं मैग्नेट की। अगर मैं बात करूं मैग्नेट की तो एक मैग्नेट क्या होता है मैं आपको समझाता हूं। एक मैग्नेट जो होता है, एक जो मैग्नेट होता है वो पीस ऑफ मेटल है। एक मैग्नेट क्या है? अ मैग्नेट इज अ पीस ऑफ मेटल। अगर मान लो आपसे कोई पूछे कि भैया मुझे बताओ मैग्नेट क्या हो, है ना, तो आप क्या बताओगे? आप बताओगे कि एक मैग्नेट जो है वो क्या है, पीस ऑफ मेटल है, मेटल का एक पीस है जिसके आसपास अगर तुम किसी दूसरे मेटल को लेकर के आते हो या फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस को लेकर के आते हो तो वो अट्रैक्ट करता है, ठीक है। तो अ मैग्नेट इज अ पीस ऑफ मेटल, अ मैग्नेट इज अ पीस ऑफ मेटल। एक मैग्नेट क्या है? एक पीस है मेटल का, इज अ पीस ऑफ मेटल, है ना, स्पेलिंग देख लेना, पीस ऑफ मेटल, which which attract other magnets, which attract other metals, or ferromagnetic substances, or ferromagnetic substances, जैसे आयरन, कोबाल्ट, निकल, है ना, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, when brought near it, when brought near it, जब इसके पास में लेकर के आओ। मैं बताता हूं मैं क्या कहना चाहता हूं। when brought near,
समझाना चाहता हूं मैं क्या कह रहा हूं, जरा ध्यान से देखो। मान लो कि ये हमारा एक मैग्नेट है, ये मान लो क्या है, एक मैग्नेट है। इसके हर मैग्नेट के दो पोल होते हैं, जैसे जो बार मैग्नेट है उसके दो पोल होते हैं, सॉरी है ना, एक बार मैग्नेट के दो पोल होते हैं, नॉर्थ और साउथ। अब ध्यान से देखो, अब ये मान लो हमारा क्या है, ये एक बार मैग्नेट है, इसके आसपास मैं किसी दूसरे मेटल को लेकर के आऊं, है ना, मान लो मैंने आयरन को ले आए। अब जैसे ही आयरन क्या है, एक मेटल है ना, एक मेटल है, जैसे इस बार मैग्नेट के पास लेकर के आऊंगा, इसके ऊपर एक अट्रैक्टिव फोर्स लगेगी, है ना। अट्रैक्टिव फोर्स मतलब समझते हो, ये इसको चिपकाने की कोशिश करेगा। क्या करने की कोशिश करेगा, चिपकाने की, चिपकाने में तो समझते हो ना, हाँ। तो ये क्या करना पड़ेगा, ये क्या करेगा, यहाँ पे एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल एक्ट, यहाँ पे क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, विल एक्ट। और इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से क्या होगा बेटा, ये आयरन चिपक जाएगा। ऐसा तुमने घरों में भी किया होगा ना, एक चुंबक लेते हो, उससे आयरन चिपकाते हो, चिपकाने में तो आगे हो, है ना, तो वही काम यहाँ भी होता है। तो क्या होता है मैग्नेट, अब मैग्नेट इज अ पीस ऑफ मेटल, एक मैग्नेट क्या है, मेटल का एक टुकड़ा है, इट इज अ पीस ऑफ मेटल। ये क्या करता है, ये अट्रैक्ट करता है जब कोई दूसरा मेटल या कोई फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, जैसे कि आयरन, कोबाल्ट, निकेल, आगे बात करूंगा इसके बारे में, तसल्ली रखो मालिक, जब भी कोई फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस इसके आसपास लाते हो, मेटल का टुकड़ा लाते हो, तो अट्रैक्ट करता है। ये बात समझ में आई, हाँ मालिक, ये बात समझ में आ गई। अब जो मैं बात आपको बताने जा रहा हूँ वो बेहद जरूरी है। ये तो आपने मैग्नेट के बारे में पढ़ लिया। अब मैग्नेट का सबसे फेमस टाइप जो हमारे सिलेबस में है, मैग्नेट, है ना, मैग्नेट कई तरीके के होते हैं, है ना। अगर मैं बात करूं मैग्नेट की, तो देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ मैग्नेट, पर हमारे सिलेबस में एक मैग्नेट है जिसे बोलते हैं बार मैग्नेट। क्या बोलते हैं, बार मैग्नेट। बार मैग्नेट को ही हमें क्लास 12 में पढ़ना है। वैसे तो मैग्नेट हॉर्स शू सेप होते हैं, है ना, सेमी सर्कल मैग्नेट होते हैं, पर हमारे सिलेबस में बार मैग्नेट है। ये बार मैग्नेट क्या होता है दिखाते हैं। इट हैज टू पोल्स, इसके पास क्या होता है, दो पोल होते हैं, एक बार मैग्नेट के अंदर दो पोल होते हैं। ये बार मैग्नेट कुछ ऐसा दिखता है ना, एक पोल होता है नॉर्थ, एक होता है साउथ, है ना। हाँ सर, ये बात तो समझ में आ गई। अब ये जो बार मैग्नेट है, इसके बारे में कुछ खास बात देख लो। हमारे सिलेबस में जो मैग्नेट है, उसमें जिस मैग्नेट को हमें पढ़ना है उसका नाम क्या है सर, उसका नाम है बार मैग्नेट। तो मैं हेडिंग लगा देता हूं, बार मैग्नेट। इसका नाम ही पड़ा है बार। बार मतलब वो बार नहीं जो तुम सोच रहे हो, है हुक्का बार नहीं भैया, ये बार मैग्नेट की चर्चा हो रही है। तो एक बार मैग्नेट के अंदर दो पोल होते हैं, एक होता है नॉर्थ पोल, एक होता है साउथ पोल। ये कुछ ऐसा दिखता है। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है, जैसे इट हैज टू पोल, ये तो मैंने बता दिया। उसके साथ साथ इसके अंदर एक और प्रॉपर्टी होती है कि अगर इसके सामने कोई दूसरा मैग्नेट लेकर के आओ, कोई दूसरा बार मैग्नेट लेकर के आओ, है ना, इसका नॉर्थ पोल यहाँ है, इसका साउथ पोल यहाँ है, तो ये अट्रैक्ट कर लेगा। यानी एक बार मैग्नेट के सामने दूसरा बार मैग्नेट लेकर के आओ तो ये अट्रैक्ट भी कर सकता है, और एक बार मैग्नेट के सामने आप एक दूसरा मैग्नेट लेकर के आओ तो ये रिपेल भी कर सकता है। क्या बोल रहे हो मास्टर, हाँ मैं सही बोल रहा हूं। ये एक बार मैग्नेट था ए और बी, ये था सी और डी, मतलब एक बार मैग्नेट था हमारा ए और बी, और दूसरे केस में मैंने एक बार मैग्नेट लिया है सी और डी, इसका नामकरण किया है। जैसे घर में बुआ लोग नामकरण करती है ना किसी बच्चे का, अगर बुआ से तुमने राय नहीं ली ना तो बुआ गुस्सा आ जाती है। जैसे केमिस्ट्री की जो बुआ है उसे आईपीएससी बोलते हैं, है ना, और फिजिक्स की बुआ है कौन है, कमेंट करके बताना, ठीक है। तो मैंने नामकरण कर दिया, ये जो मैग्नेट है ये ए है, ये एक मैग्नेट बी है। अब ये दोनों मैग्नेट अट्रैक्ट करेंगे। सवाल उठता है कि क्यों अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि एक बार मैग्नेट हमेशा अनलाइक पोल अट्रैक्ट करते हैं। जैसे तुमने पढ़ा था अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट, वैसे ही यहाँ पे अनलाइक पोल अट्रैक्ट ईच अदर, अट्रैक्ट ईच अदर। जैसे मान लो कि भैया इफ ब्रॉट नियर, अगर इनको पास पास लाओ, है ना, अगर इनको दोनों को पास पास लेकर के आओ, एक मैग्नेट था हमारा, एक बार मैग्नेट है ए, एक बार मैग्नेट है बी, इसके यहाँ पे कौन सा पोल है, इसके यहाँ पे सर साउथ पोल है, और इसके यहाँ पे कौन सा पोल है, यहाँ पे तो सर नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल है ना, यहाँ पे साउथ है, यहाँ पे नॉर्थ है, ये दोनों अनलाइक पोल हुए ना, इट इज अ साउथ पोल एंड इट इज अ नॉर्थ पोल, ये तो सर नॉर्थ पोल है। हाँ सर, तो अगर ये साउथ पोल है और ये नॉर्थ पोल है, इनको दोनों को पास में लेकर के आए तो चिपक जाएंगे,
है ना, ये फोर्स लगाएगा और ये चिपक जाएंगे। लेकिन अगर यहां पर भी साउथ पोल है और दूसरा बार मैग्नेट लेकर के आए, इसके इस मैग्नेट पे भी साउथ पोल है, तो ये दोनों दूर भागेंगे। एफ रिपल्सन, यहाँ पे रिपल्सिव फोर्स लगेगा, एफ रिपल्सन। इधर भी क्या लगेगा, रिपल्सिव फोर्स लगेगा। हाँ सर ऐसा होता है, हाँ ऐसा होता है। अनलाइक पोल हमेशा क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो सर क्या मैं एक बात और बोल सकता हूँ, हाँ बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो कि लाइक पोल अनलाइक पोल अट्रैक्ट करते हैं, तो लाइक पोल रिपेल करते हैं। लाइक पोल क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। तो बोलो इतनी बात क्या मेरी बार मैग्नेट की समझ में आई आपको, कि भैया एक बार मैग्नेट क्या है, आयरन है, आयरन सॉरी, एक बार मैग्नेट के दो पोल होते हैं, नॉर्थ और साउथ। तो अगर एक बार मैग्नेट के सामने दूसरे बार मैग्नेट को लेकर के आए तो अट्रैक्ट भी कर सकता है, रिपेल भी कर सकता है। सवाल उठता है कब अट्रैक्ट करेगा, तो जब अनलाइक पोल्स पास पास आएंगे तो चिपक जाएंगे, और जब लाइक पोल्स आएंगे तो दूर दूर जाएंगे। भैया प्लस है तो उसको माइनस पसंद है ना, माइनस है तो प्लस पसंद है। फिजिक्स में एक साइंटिस्ट था, उसका नाम था डी ब्रोगली। डी ब्रोगली साहब कहते हैं नेचर लव सिमिट्री। एक बॉयफ्रेंड है तो गर्लफ्रेंड होगी, गर्लफ्रेंड है तो बॉयफ्रेंड है, दुनिया है तो पाताल है, पाताल है तो धरती है ना। तो प्लस है तो माइनस होगा, माइनस है तो प्लस होगा, प्लस को माइनस चाहिए, माइनस को प्लस चाहिए। नॉर्थ है तो साउथ चाहिए, साउथ को नॉर्थ चाहिए। सेम फंडा चलता है पूरी फिजिक्स में, ठीक है भाई। हाँ सर समझ में आ गया। अब आगे बढ़ो, वैसे भी बहुत चर्चा कर रहे हो आप आजकल, हाँ ठीक है आओ पढ़ते हैं। अगर मैं बात करूं मैग्नेट के बारे में, तो मैग्नेट क्या होता है, अब मैग्नेट इज अ पीस ऑफ मेटल। एक मैग्नेट क्या है, मेटल का एक टुकड़ा है ना। इसके अंदर स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होती है। स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन तो समझते हो, चिपकाने की ताकत रखता है बहुत तेजी से। एक मैग्नेट के सामने तो किसी भी मेटल को लेकर के आओगे ना, खटाक से चिपका लेगा। तो मतलब इसकी अट्रैक्शन पावर बहुत ज्यादा होती है ना। टू अनदर मेटल, दूसरे मेटल ऑब्जेक्ट को, है ना। मान लो चुंबक है, चुंबक चुंबक करती है तो चुंबक में ही रहती है। ओ ओ ओ, मैं गाना गा लेता हूँ, मेरे गाने पे शक मत करना, ठीक है भाई। तो मान लो ये बार मैग्नेट है, कैसा मैग्नेट, बार मैग्नेट। अब कोई मैग्नेट है, जरूरी नहीं बार ही हो, कोई भी मैग्नेट हो, इसके आसपास तुम एक आयरन लेकर के आओगे, आयरन का टुकड़ा, जिगर का टुकड़ा, है ना, कहते हैं ना तू तो मेरे जिगर का टुकड़ा है। हाँ, तो जैसे मान लो आयरन का टुकड़ा लेकर के आए इसके सामने, एक बार मैग्नेट के सामने टुकड़ा, आयरन का टुकड़ा, ये क्या करेगा, चिपक जाएगा। क्यों, क्योंकि ये मैग्नेट है। मैग्नेट की प्रॉपर्टी होती है, इसके अगल बगल, इसके अगल बगल तुम दूसरे मेटल को लाओगे तो चिपका लेगा। हाँ भैया ये चिपका लेता है, वही बात है एक बार मैग्नेट के बारे में, ठीक है। मैग्नेट की कुछ कुछ क्वालिटीज होती है भैया, देखो मेन क्वालिटीज, दीज आर दी मेन क्वालिटीज। क्या क्या होती है कि मैग्नेट जो होता है वो फेरो मैग्नेटिक मटेरियल को अट्रैक्ट करता है। जैसे जैसे कि मान लो आयरन ले आओ, है कोबाल्ट ले आओ, है निकिल ले आओ, निखिल, है ना, निखिल, निखिल को समझते हो, निकिल। तो ये सब क्या करेंगे, इन सब चीजों को ये अट्रैक्ट कर लेगा, इनको अट्रैक्ट करने का काम करता है। द मैग्नेट सिमिलर पोल्स रिपल, मैंने बताया ना, लाइक, लाइक को सिमिलर भी कहते हैं। लाइक को क्या कहते हैं, सिमिलर। जैसे मान लो कहते हैं ना तुम्हारी हमारी वाइब मैच करती है, वाइफ नहीं वाइब। तो वाइब में क्या होता है, तुम्हारी हमारी वाइब लाइक है, मतलब सिमिलर है। तो लाइक की जगह पे सिमिलर भी बोल देते हैं। और जिसको तुम लाइक करोगे ना उसी के सिमिलर रहोगे, जिसको भी पसंद करोगे, ठीक है, और उसी की तरह बनोगे। मान लो तुम्हें कोई इंसान बहुत पसंद है ना, कोई इंसान बहुत पसंद है, वो कोई भी पार्टिकुलर इंसान हो सकता है। जैसे मैं अपने लाइफ में अलग सर की बहुत इज्जत करता हूँ, एच सी वर्मा सर की बहुत इज्जत करता हूँ, डीसी पांडे सर की इज्जत करता हूँ, तो मैं उनकी तरह बनना चाहता हूँ, है ना। तो ऐसे ही जिस इंसान को आप अपना आइडियल मानते हो उसी की तरह आप बनना चाहते हो ना, उसी की तरह लाइक बनना चाहते हो। तो लाइक को हम वही चीज मानते हैं। तो देखो भैया सिमिलर पोल रिपेल करते हैं, जो सिमिलर पोल होते हैं ना, जैसे मान लो यहां पर एक बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, तो इधर साउथ होगा, इधर साउथ है तो इधर नॉर्थ होगा। तो देखो अनलाइक है तो अट्रैक्ट कर जाएंगे। और मान लो यहां भी नॉर्थ होता और इस मैग्नेट का यहां भी नॉर्थ होता, तो ये तो अट्रैक्ट कर जाएंगे दोनों, पर ये दूर दूर भागेंगे क्योंकि यहाँ भी नॉर्थ है, यहाँ भी नॉर्थ है। आई होप आप ये बात समझ गए हो। हाँ तो वही लिखा हुआ है। अब सुनो, अब अगर मान लो एक काम करो, आप एक तुम्हें खुराफात करने की बात करूं, आप एक काम करना, कभी भी जिंदगी में आप एक बार मैग्नेट को खरीद के लाना, है ना, मार्केट से खरीद के लाना, और एक बार मैग्नेट को आप रस्सी से इसे टांग दो, धागे से, तो तुम देखोगे एक बार, जैसे मान लो कि आप एक काम करो, एक धागे से अपने हाथ से ही ऐसे बार मैग्नेट को लटका दो,
लटका दो, है ना। तो तुम देखोगे कि एक बार मैग्नेट नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में अपने आप को अलाइन कर लेगा, जिधर साउथ डायरेक्शन होगा उधर कर लेगा, जिधर नॉर्थ होगा अपने आप को उधर ही कर लेगा, यानी अर्थ के नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अपने आप को वैसे ही अलाइन कर लेगा। तो वही लिखा हुआ है, अ हंग मैग्नेट, हंग मतलब जिसको लटका दिया है, कम्स टू रेस्ट, वो कुछ देर बाद रेस्ट पे आ जाएगा, फेसिंग नॉर्थ साउथ, द मैग्नेट पोल्स आर अरेंज्ड इन पेयर्स, नॉर्थ साउथ पोल्स ये दिखाएगा, है ना। अब सुनिए हमारी बात। अब इतनी बातें तो हमने बार मैग्नेट के बारे में कर ली है। अब इसमें आने से पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं, फिर अपने स्लाइड पे चलता हूँ। एक जो बार मैग्नेट होता है बेटा, एक जो बार मैग्नेट होता है उसकी कुछ प्रॉपर्टी होती है कि एक तो इसके पास दो पोल होते हैं, मैंने बता दिया। फिर दूसरी बात लिखी हुई है, मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट। इस लाइन को पकड़ना, है ना, यानी कि पूरी इस लाइन पूरी लाइन को पढ़ो। अगर इसमें लिखा है द मैग्नेट पोल्स आर अरेंज इन पेयर्स, कभी भी तुम बार मैग्नेट को देखो तो उसमें नॉर्थ पोल भी होगा साउथ पोल भी होगा, यानी एक पोल ये है एक पोल ये है, दो पोल है, इसको एक पेयर बोलेंगे, है ना। ये वन पेयर है किसका, ऑफ पोल्स। तो हमेशा जो बार मैग्नेट होगा उसमें बेटा पेयर में होंगे, कभी ऐसा नहीं होगा कि किसी बार मैग्नेट में केवल नॉर्थ पोल ही है, नॉर्थ साउथ पोल दोनों होगा। आप मैग्नेट को कट करोगे ना, तो भी आप जब कट करोगे तो नॉर्थ साउथ में ही कट होंगे, कितना भी इसको कत्तम कुत्ता कर लो, कितना भी इसको काट दो, नॉर्थ साउथ पोल को आप गायब नहीं कर सकते हो, नॉर्थ और साउथ पोल हमेशा ही रहना है। तो इसीलिए कहते हैं कि मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट, मोनोपोल एग्जिस्ट ही नहीं करता है ना, क्योंकि ये जो मैग्नेट होते हैं ये हमेशा पेयर्स में होते हैं, कितना भी काटोगे आप नॉर्थ साउथ पोल आ ही जाएगा। बात समझ में आई? हाँ सर समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं, क्या करते हैं सर, आगे बढ़ते हैं और कुछ और बातें करते हैं। क्या बातें करते हैं मैं आपको समझाता हूँ। मैग्नेट हो गया, अब बार मैग्नेट के बारे में बात करते हैं, है ना। हाँ, अब बार मैग्नेट के ऊपर चर्चा करने के लिए मैं आपको ले चलता हूँ अपने खूबसूरत से स्लाइड पर, है ना, जहां पर मैं आपको अभी पढ़ाऊंगा। रुकिए सर। आइए, अगर मैं आपको बात करूं, एक बार मैग्नेट के ऊपर डिटेल में चर्चा करेंगे क्योंकि हमारे सिलेबस में पूरा बार मैग्नेट ही है। तो अगर एक बार मैग्नेट की बात करूं तो अभी मैंने आपको बताया था कि एक बार मैग्नेट कैसा दिखता है। एक बार मैग्नेट के अंदर दो पोल थे। आप कहानी सुनो, अब जो बताने जा रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट बहुत सीरियस बात है। ये बार मैग्नेट का कुछ मैग्नेटिक मोमेंट होता है। क्या होता है? मैग्नेटिक मोमेंट। एक बार मैग्नेट का अपना मैग्नेटिक मोमेंट होता है। अब ये मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है? मैग्नेटिक मोमेंट सेम एज होता है डाइपोल मोमेंट में। जैसे आपने डाइपोल मोमेंट पढ़ा था, डाइपोल मोमेंट मतलब सर जब आपने एक प्लस क्यू एक माइनस क्यू चार्ज को रखा था एक बहुत ही छोटे डिस्टेंस 2l पर, तो डाइपोल बन गए थे। इसका आपने फॉर्मूला पढ़ा था q इंटू 2l, पढ़े थे, ये था डाइपोल मोमेंट। ऐसे ही जो आपने बार मैग्नेट पढ़ा है इसका क्या होता है? मैग्नेटिक मोमेंट होता है। क्या होता है? मैग्नेटिक मोमेंट, इसे बोलते हैं मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ डाइपोल, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ बार मैग्नेट। हम किसका मैग्नेटिक मोमेंट देखने जा रहे हैं? बार मैग्नेट का। इसको आप बिल्कुल डाइपोल से रिलेट कर सकते हो, मैग्नेटिक मोमेंट को आप बिल्कुल डाइपोल से रिलेट कर सकते हो। और इस मैग्नेटिक मोमेंट को हम ना एम से दिखाते हैं, कैपिटल एम से दिखाते हैं। अब जरा हमारी बात को ध्यान से सुनो, ये आपका बार मैग्नेट है, इसके दो पोल है बेटा। ये नॉर्थ और साउथ पोल जो है इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है इसको बोलते हैं हम, देखो ये तो पूरी होती है ज्योमेट्रिक लेंथ, है ना, जो पूरी लेंथ है उसको बोलते हैं ज्योमेट्रिक लेंथ, ज्योमेट्रिक लेंथ, है ना, ये पूरी लेंथ ज्योमेट्रिक है। पर इसे बोलते हैं मैग्नेटिक लेंथ। क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक लेंथ। मैग्नेटिक लेंथ क्या है? दो पोल के बीच की लेंथ। अब इसमें अंतर क्या है सर, आप क्या बताना चाहते हो? बेटा अगर तुम ध्यान से देखो, अगर तुम ध्यान से देखो तो ये जो पोल है ना, ये देखो थोड़े अंदर धसे हुए हैं, थोड़े से अंदर है। ज्योमेट्रिक लेंथ जो होती है हमेशा ज्यादा होती है मैग्नेटिक लेंथ। पहले मेरी बात को आप समझो, मैं ये कहना चाहता हूं कि ये प्रैक्टिकली प्रूफ किया गया है, बात सच भी है कि ज्योमेट्रिक लेंथ ज्यादा होती है मैग्नेटिक लेंथ। मैं क्या कहना चाहता हूँ सुनो, अगर आप किसी बार मैग्नेट को देखो तो आप देखोगे इसके जो पोल्स होते हैं थोड़े अंदर धसे हुए होते हैं, है ना, थोड़े अंदर धसे हुए होते हैं, यानी कि इसकी जो ज्योमेट्रिक लेंथ होती है ज्यादा होती है। मैग्नेटिक लेंथ क्या है? मैग्नेटिक लेंथ है लेंथ बिटवीन पोल, लेंथ बिटवीन टू पोल, बिटवीन पोल्स,
एक पोल ये है, एक पोल ये है, इनके बीच की लेंथ को बोलेंगे मैग्नेटिक लेंथ। लेकिन ये पूरी लेंथ जो है ना बेटा, इसको बोलते हैं ज्योमेट्रिक लेंथ। ऐसा कहा जाता है कि ज्योमेट्रिक लेंथ इज 0.83 टाइम ऑफ ज्योमेट्रिक लेंथ इज 0.83 टाइम्स ऑफ मैग्नेटिक लेंथ, टाइम्स ऑफ मैग्नेटिक लेंथ, है ना, मैग्नेटिक लेंथ। मैग्नेटिक लेंथ के 0.83 टाइम्स बड़ी होती है। इस स्टेटमेंट को भैया आप याद रखना, ये बहुत जरूरी बात है, एसर्शन रीजन में सवाल आ सकते हैं, इस वजह से इस स्टेटमेंट को मैंने बता दिया। अब आपने ये बात तो देख ली कि भैया इस पूरे डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक लेंथ बोलते हैं। अब हमारी बात को जरा सुनना, ये जो बार मैग्नेट है, ये जो बार मैग्नेट है जिसके दो पोल मैंने बनाए हैं, ये थोड़े अंदर की तरफ धसे हुए होते हैं, ये मैंने बता दिया। अब सुनिएगा हमारी बात को, अगर मैं आपसे सच मायने में कहूं, एक काम करता हूं, मैं इसको कुछ ऐसे बनाता हूं, है ना। नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती है, साउथ पोल पे जाती है, ये तो आपको पता है। अब मैं क्या कहना चाहता हूं जरा सुनो, इन दो पोल्स के बीच के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, लेट सपोज इनके बीच के डिस्टेंस जो है वो है एल, क्या है, एल, है ना। इनके बीच के डिस्टेंस को मैं क्या मान लेता हूं, इनके बीच के डिस्टेंस को मान लेता हूं एल। कई किताबों में इसको 2l भी बोला जाता है, पर मैंने मान लिया कि इसकी डिस्टेंस कितनी है, एल। अब तुम्हें पता है कि एक मैग्नेट के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है वो नॉर्थ पोल से निकलती है और साउथ पोल पे टर्मिनेट करती है। नॉर्थ पोल से निकलती है और साउथ पोल पे टर्मिनेट करती है, यानी यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलेंगी और साउथ पोल पे जाएंगी। अगेन यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलेंगी और साउथ पोल पे जाएंगी, यहां से निकलेंगी साउथ पोल पे जाएंगी, है ना, यही होता है। और अंदर की तरफ, अंदर की तरफ साउथ से नॉर्थ होता है ना, यही जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है। बाहर की तरफ कहां से होता है, नॉर्थ से साउथ, और अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहां से कहां जाती है, साउथ से नॉर्थ। तो इस बात को याद रखना। क्या याद रखना है कि ये जो एक बार मैग्नेट, ये क्या था, बार मैग्नेट, इट व्हाट इज दिस, इट इज बार मैग्नेट। तो एक बार मैग्नेट अपने चारों तरफ क्या प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक फील्ड, और उस मैग्नेटिक फील्ड को दिखाने के लिए हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दिखाती हैं कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है। जैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किधर जा रही है, नॉर्थ साउथ की तरफ जा रही है, देख पा रहे हो, हाँ देख पा रहे हो सर। तो मैं कह सकता हूँ कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वो कहां से निकल रही है, फील्ड लाइन arises from north pole and move to साउथ पोल, और कहा जा रही है, साउथ पोल पे, आउटसाइड द मैग्नेट, मैग्नेट के आउटसाइड बार मैग्नेट, बार मैग्नेट के बाहर ऐसे ही हो रहा है ना, एक बार मैग्नेट के बाहर यही तो हो रहा है। क्या हो रहा है, एक बार मैग्नेट के बाहर देखो आप, नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चल रही है, साउथ पोल पे जा रही है ना, ये बात तो पता है। पर अगर मैं अंदर की बात करूं, अंदर देखो एक बार मैग्नेट के, आप अंदर अगर देखो तो आप पाओगे कि बार मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ डायरेक्शन में क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन है। अंदर की तरफ साउथ से नॉर्थ डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लाइन है ना, ऐसे है। और बाहर की तरफ ये थोड़ा उल्टा बन गया है, मैं समझाता हूं। अंदर की तरफ अगर मैं इसको साउथ पोल मानूं, इसको नॉर्थ पोल मानूं, तो साउथ से नॉर्थ डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड जा रही है, और बाहर की तरफ नॉर्थ से साउथ, बाहर की तरफ नॉर्थ से साउथ। तो मैं स्टेटमेंट लिख सकता हूं, इनसाइड द बार मैग्नेट, सेकंड पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट वहां लिख दिया था, सेकंड पॉइंट यहां, इनसाइड द बार मैग्नेट, एक बार मैग्नेट के अंदर, इनसाइड द बार मैग्नेट, the direction of magnetic field line is, the direction of magnetic field line is from साउथ टू नॉर्थ पोल। किधर होती है, साउथ से नॉर्थ पोल की तरफ, इसकी डायरेक्शन क्या होती है, देखो साउथ से नॉर्थ पोल है ना, बाहर नॉर्थ से साउथ है। समझ गए बात को, हाँ। अब जो मैं आपको समझाना चाहता हूं वो मैं समझा सकता हूं। अगले टॉपिक पे चलूं। हमारा जो हेडिंग था बेटा वो था मैग्नेटिक मोमेंट। अब मैं अपने हेडिंग पे वापस आता हूं।
अगर ये बात आपको नहीं पता थी तो आप मैग्नेटिक मोमेंट को नहीं समझ पाते बेटा, है ना। मैग्नेटिक मोमेंट हम देखने जा रहे हैं इन अ बार मैग्नेट। अगर ये हमारा एक बार मैग्नेट है तो आपने देखा यहाँ पे साउथ पोल था, यहाँ पे नॉर्थ पोल, इनके बीच की जो डिस्टेंस थी वो एल थी, तो बेटा इसकी मैग्नेटिक मोमेंट को बोलते हैं एम। तो हर पोल पे ना, हर पोल की अपनी स्ट्रेंथ होती है, जैसे इस पोल की भी अपनी स्ट्रेंथ है। जैसे देखो मैं बात करूं आपको, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ रही हैं, जहां पे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है वहां की मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। इस यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है, यहाँ पे भी फील्ड स्ट्रेंथ है ना। तो ये जो फील्ड स्ट्रेंथ है ना, ये जो फील्ड स्ट्रेंथ है इसको हम एम से दिखाते हैं, छोटा एम से। यहाँ की जो फील्ड स्ट्रेंथ है ना, यहाँ की जो फील्ड स्ट्रेंथ है उसको स्मॉल एम से दिखाते हैं, और यहाँ की भी जो फील्ड स्ट्रेंथ है उसको भी स्मॉल एम से दिखाते हैं। यानी पोल पोल की अपनी फील्ड स्ट्रेंथ होती है, पोल की अपनी क्या होती है, फील्ड स्ट्रेंथ। इसको किससे दिखाते हैं, एम से, है ना। तो यानी कि मैं कह सकता हूं कि एक बार मैग्नेट में की फील्ड स्ट्रेंथ एम यहाँ है और इसकी भी फील्ड स्ट्रेंथ एम यहाँ है, इनके बीच का लेंथ एल है, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, तो ये हो जाएगा एम इंटू एल, है ना। ये होती है मैग्नेटिक मोमेंट। अब क्या होता है, कई सारी किताबों में ऐसा होता है कि ये हमें देते हैं साउथ पोल, ये हमें दिए नॉर्थ पोल, तो यहाँ की मैग्नेटिक मोमेंट एम होगी, हाँ सर पता है। यहाँ की भी फील्ड स्ट्रेंथ एम होगी, यहाँ की भी फील्ड स्ट्रेंथ एम होगी। कैपिटल एम को बोलते हैं मैग्नेटिक मोमेंट, स्मॉल एम को बोलते हैं फील्ड स्ट्रेंथ। तो यहाँ की फील्ड स्ट्रेंथ एम है, यहाँ की फील्ड स्ट्रेंथ एम है, और इसके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, लेट सपोज है 2l, कितनी है 2l। तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो जाएगी, कोई एक एम लो और इसको मल्टीप्लाई कर दो किससे, 2l से, ये क्या देगा, मैग्नेटिक मोमेंट देगा। ये क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट है। बोलो बात समझ में आई। तो मैग्नेटिक मोमेंट का फार्मूला क्या होता है, कि आपको समझ में आ गया, बोलो क्या समझ में आ गया, कोई डाउट तो नहीं है, बोलो 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 बोलो। इसको पोल स्ट्रेंथ कहते हैं, या फील्ड स्ट्रेंथ या पोल स्ट्रेंथ, है ना। जो मैंने लिखा है ना ये फील्ड स्ट्रेंथ, इसको पोल स्ट्रेंथ भी कहा जाता है ना। इसको करेक्ट कर देता हूं मैं, मेरे से गलती हो गई ये चीज, इसको पोल स्ट्रेंथ बोलते हैं, है ना। क्या कहते हैं, पोल स्ट्रेंथ, क्या बोलते हैं इसको, पोल स्ट्रेंथ, पोल स्ट्रेंथ। समझ आई बात, हाँ। स्मॉल एम को क्या बोलते हैं, ये जो है स्मॉल एम, इसकी भी अपनी पोल स्ट्रेंथ एम है, और ये जो मैंने लिखा है ना इसको पोल स्ट्रेंथ कर लो, बाय द मिस्टेक ये हो गया, मेरा मतलब वही था, है ना, पोल स्ट्रेंथ। देखते हैं ये क्या है, पोल स्ट्रेंथ, इसको एम से दिखाते हैं। अब यहाँ पर जो कैपिटल एम है वो क्या है, यह है मैग्नेटिक मोमेंट, क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट। यहाँ पे जो स्मॉल एम है वो क्या है, स्मॉल एम है पोल स्ट्रेंथ, इसे क्या बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं पोल स्ट्रेंथ। और यहाँ पर जो 2l है ना, जो डिस्टेंस है वो क्या है, डिस्टेंस बिटवीन पोल, डिस्टेंस बिटवीन पोल, और डिस्टेंस बिटवीन पोल को क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक लेंथ, ठीक है। यहाँ पर देखो अगर डिस्टेंस 2l है तो 2l लेना, यानी कुल मिलाकर एक पोल स्ट्रेंथ लेनी है और उनके बीच का डिस्टेंस ले लोगे तो मैग्नेटिक मोमेंट पता लग जाएगा, है ना। जैसे मान लो बार मैग्नेट है, ये बार मैग्नेट है ऐसे, है ना, ये बार मैग्नेट है ऐसे, इसकी मैग्नेटिक मोमेंट, इसकी पोल स्ट्रेंथ m है, इसकी पोल स्ट्रेंथ l है, और इसके बीच का डिस्टेंस d है, और मैं आपसे पूछूं मैग्नेटिक मोमेंट बताओ, तो एक पोल स्ट्रेंथ ले लो, इन दोनों में से कोई एक m, और इसके बीच का डिस्टेंस क्या है d, तो ये हमारा हो जाएगा मैग्नेटिक मोमेंट, है ना। जैसे कि आप पढ़ते थे डाइपोल में, एक प्लस क्यू एक माइनस क्यू, इनके बीच का डिस्टेंस 2l, तो डाइपोल मोमेंट कितना होता था, कोई एक चार्ज ले लो क्यू, और इनके बीच की जो डिस्टेंस होती थी 2l, वो कर दो, सेम है यहाँ पे भी होता है ना। तो सर कौन सा फार्मूला लिखेंगे एग्जाम में, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या करेंगे, आप ये याद कर लो, है ना, ये याद कर लो। और यहाँ पे L क्या है, L है डिस्टेंस बिटवीन दी पोल, है ना। आप ये लिख के आओगे, इसमें से कोई भी लिखोगे गलत नहीं कटेगा मालिक, ठीक है। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है, हाँ सर समझ में आ रहा है। अब बेटा डायरेक्शन पूछी जाती है, जैसे तुमने डाइपोल की डायरेक्शन देखी थी, ऐसी मैग्नेटिक मोमेंट की भी डायरेक्शन होती है। तो मैग्नेटिक बार मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइन किधर जाती है, सर ये तो जाती है साउथ से नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ। तो सेम मैग्नेटिक मूवमेंट जो होती है उसकी जो डायरेक्शन होती है वो भी पूछी जाती है ना। तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होती है, हेडिंग लगा लो, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट वो क्या होती है। तो जो डायरेक्शन होती है मैग्नेटिक मूवमेंट की
डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट वो क्या होती है, वो होती है साउथ से नॉर्थ। कहाँ होती है बेटा, साउथ से नॉर्थ। ये हमारा मान लो बार मैग्नेट है, इसका ये साउथ पोल है, इसका ये नॉर्थ पोल है, तो जो डायरेक्शन होगी ना, हाँ डायरेक्शन जो होगी आप मैग्नेटिक मोमेंट वो होगी साउथ से नॉर्थ। इसको ऐसा दिखा देते हैं, ये एरो बता रहा है कि इसकी डायरेक्शन ये है ना। तो इट इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल, साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ होता है, टू नॉर्थ पोल। ठीक है, ये डायरेक्शन होती है मैग्नेटिक मोमेंट की। और मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, अगर इन दोनों के बीच में डिस्टेंस L है, इस पोल की भी पोल स्ट्रेंथ M होगी, इस पोल की भी पोल स्ट्रेंथ M होगी, तो मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा M इंटू L। बात समझ में आया, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। बोलो क्या मेरी बात समझ में आ रही है, क्या आपको कोई डाउट नहीं है? हाँ सर ये बात तो समझ में आ गई, ये भी पूरी बात समझ में आ गई। अब बेटा क्या मैं इस क्रॉस को हटा सकता हूं, तो क्या हो जाएगा M L साइन थीटा। देख रहे हो ना, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? देखो क्रॉस को हटाएंगे तो ये होगा, हाँ मालिक होगा। अब चलिए आपको कुछ और बात समझाते हैं। तो ये आपने पढ़ लिया था, तो ये हम पढ़ रहे थे। आइए इसको इंग्लिश में कुछ लिखा हुआ पढ़ते हैं। मैग्नेटिक मोमेंट इज द मेजर ऑफ टॉर्क। ये क्या कह रहे हैं जरा समझो। मैग्नेटिक मोमेंट मेजर करता है टॉर्क को दैट अ बार मैग्नेट विल एक्सपीरियंस व्हेन प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। इट इज वेक्टर क्वांटिटी मैग्नेटिक मैथमेटिकली द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नेटिक मोमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड विल गिव द टॉर्क ऑन द बार मैग्नेट। ये सभी बताऊंगा, है ना, ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगा ना। पोल स्ट्रेंथ इज डिफाइंड एज द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक पोल्स टू अट्रैक्ट मैग्नेटिक मटेरियल टुवर्ड्स इटसेल्फ, पोल स्ट्रेंथ। हाँ, अब इसको मैं समझाता हूँ, ये सब क्या कहना चाहते हैं मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो, इस पूरी बात को मैं समझाता हूँ। अब ये जो पोल है ना, ये जो पोल है, जैसे ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, तो इसका अपना पोल स्ट्रेंथ है ना, इसको क्या बोलते हैं, इसका भी अपना पोल स्ट्रेंथ है, इसका भी, इसको बोलते हैं पोल स्ट्रेंथ। क्या बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं पोल स्ट्रेंथ। पोल स्ट्रेंथ का मतलब ये होता है कि किसी भी मेटल को कितने तगड़े तरीके से अट्रैक्ट करेगा, इसको बोलते हैं पोल स्ट्रेंथ, है ना। हाउ स्ट्रांगली इट विल अट्रैक्ट अदर मेटल, इट विल अट्रैक्ट अदर मेटल, है ना। इसे बोलते हैं जितना स्ट्रांगली वो करेगा उतनी इसकी ज्यादा पोल स्ट्रेंथ होगी, है ना। अब ये जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है ना, इसकी मैग्नेटिक मोमेंट कितनी थी, इसकी मैग्नेटिक मोमेंट मान लो 12 है, तो मैग्नेटिक मोमेंट हो जाती है m इंटू 12। अगर डिस्टेंस L है, मान लो 2 को मैं गायब कर दूं, मान लो मैं 2 को गायब कर दूं, मान लो इनके बीच में डिस्टेंस L है, तो मैग्नेटिक मोमेंट कितनी हो जाएगी, m इंटू L, m इंटू L हो जाएगी। हाँ सर ये बात तो समझ में आ गया। अब सुनो, इसके ऊपर सवाल आते हैं, इसकी यूनिट क्या होती है, मैग्नेटिक मोमेंट की यूनिट, मैग्नेटिक मोमेंट जो है ना, इसको बोलते हैं कैपिटल M, इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट पूछी जाती है। तो जो इसकी यूनिट होती है वो होती है क्या, एम्पियर मीटर स्क्वायर। अब एक इसको याद कर लो, ये कैसे आया है मैं आपको अभी बता रहा हूँ, कैसे आया है मैं आपको अभी बता रहा हूँ। एक बात बताओ, आपने एक बात पढ़ी थी कि जब किसी कॉइल को, है ना, एक कॉइल भी तो मैग्नेट की तरह बिहेव करती है, एक कॉइल में जब करंट फ्लो करता है तो वो भी एक मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। और हमने पढ़ा है कि एक कॉइल में जब करंट जाता है तो अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है। अब ये सब बात अगर नहीं जानते हो तो परेशान मत होना, वैसे बात समझ लेनी चाहिए थी, पिछले चैप्टर की बात है कि अगर एक कॉइल में करंट फ्लो करेगा तो क्या करेगा, अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी। तो इसकी भी अपनी मैग्नेटिक मोमेंट आ जाती है, और इसकी मैग्नेटिक मोमेंट कितनी होती थी, इसकी मैग्नेटिक मोमेंट होती थी NIA। क्या होती थी, NIA, है ना। तो N नंबर ऑफ टर्न्स है, A क्या है, I क्या है, करंट है, एरिया क्या है, मीटर स्क्वायर है ना। तो मैग्नेटिक मोमेंट NIA। अब यहीं से हमने इसकी यूनिट निकाल ली कि एम्पियर मीटर स्क्वायर होती है। यूनिट याद रखना, मैग्नेटिक मोमेंट की कितनी होती है, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। और मैग्नेटिक मोमेंट की यूनिट क्या होती है, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, m इंटू एल। तो कई बार m की यूनिट पूछी जाती है, तो ये जो स्मॉल m है ना, इसकी यूनिट होती है एम्पियर मीटर और लेंथ की होती है मीटर। तभी जब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ध्यान से सुनो, इसकी यूनिट, इसको आप याद रखना, है ना, अगर नहीं आता है आपको तो इसको आप लर्न कर लेना, इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ।
लेंथ की यूनिट क्या होती है, ये तो होती है मीटर, और मैग्नेटिक मोमेंट की क्या होती है, तो होती है एम्पियर मीटर। इसको जब मल्टीप्लाई करोगे आप, तो जो पूरी मैग्नेटिक मोमेंट है इसकी जो यूनिट आएगी वो हो जाएगी एम्पियर मीटर स्क्वायर। वही हम बच्चों को पढ़ाते हैं कि इसकी यूनिट क्या होती है, एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर जो पोल स्ट्रेंथ है, पोल स्ट्रेंथ जो है उसकी यूनिट क्या हुई, पोल स्ट्रेंथ की यूनिट है एम्पियर मीटर, और लेंथ की क्या है, मीटर। दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो एम्पियर मीटर स्क्वायर मैग्नेटिक, यानी मैग्नेटिक मोमेंट की यूनिट आ गई। तो एम क्या है, एम को बोलते हैं पोल स्ट्रेंथ। क्या बोलते हैं, पोल स्ट्रेंथ। और ये जो पोल स्ट्रेंथ है इसकी जो यूनिट है वो कितनी है, वो है एम्पियर मीटर। क्या है, एम्पियर मीटर। और इसी एम्पियर मीटर को भाई मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, एम इंटू एल, मीटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो मैग्नेटिक मोमेंट की यूनिट क्या जाती है, एम्पियर मीटर स्क्वायर। बोलो क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपको, इसमें कोई डाउट तो नहीं है भाई, मालिक कोई डाउट तो नहीं है, सही बताइएगा, सच बताओ, पक्का ना, आगे बढ़ सकता हूं। हाँ, अब एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, बेहद जरूरी बात है ना, एक बेहद जरूरी बात, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको जरा समझना। ये जो आपने मैग्नेटिक मोमेंट पढ़ी है ना, ये जो आपने मैग्नेटिक मोमेंट पढ़ी है, यानी एम, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एरिया के। अगर इसके एरिया को कम कर दोगे तो मैग्नेटिक मोमेंट भी कम हो जाएगी। मैं आपको सच बता रहा हूँ। कैसे, आपने फार्मूले में भी देखा है, जैसे मान लो ये हमारी है साउथ पोल, ये हमारी नॉर्थ पोल, ठीक। या मैं कह लूँ ये जो हमारी मैग्नेटिक ये पोल स्ट्रेंथ होती है, ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एरिया की। कैसे, मैं आपको बता रहा हूँ। ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, इनके डिस्टेंस मान लो बीच में एल है, ठीक है। अभी इसकी कुछ अपनी एरिया होगी, इस बार मैग्नेट का अपना एरिया होगा। एक बार मैग्नेट ऐसा भी होता है, सर्कुलर बार मैग्नेट, सिलेंडर तरीके का होता है ना, तो इसकी अपनी कुछ ना कुछ एरिया है। अब एक काम करूं मैं, मैग्नेटिक मोमेंट जो होती है, जो पोल स्ट्रेंथ होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एरिया के। इस बार मैग्नेट को कट कर दूं, कट कर, तो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ कटिंग ऑफ बार मैग्नेट। अगर मैं इसको कट कर दूं, कटिंग ऑफ बार मैग्नेट, अगर इस बार मैग्नेट को मैं कट कर दूं, जो बता रहा हूँ ये आउट ऑफ सिलेबस नहीं है मालिक, ये मत सोचना, क्रैश कोर्स में मैं आउट ऑफ सिलेबस नहीं पढ़ाऊंगा, जो इंपॉर्टेंट बात है वो बता रहा हूँ। अगर ये बार मैग्नेट है ऐसे, ये सब जरूरी बातें हैं, साउथ पोल है नॉर्थ पोल है, इसकी मैग्नेटिक मोमेंट कुछ एम होगी, इसकी मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगी, कुछ एम होगी, इसकी भी मैग्नेटिक मोमेंट कुछ एम होगी, सॉरी इसकी पोल स्ट्रेंथ कुछ एम होगी, इसकी पोल स्ट्रेंथ कुछ एम होगी। ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है। अब इसको मैं कट कर रहा हूं, लेकिन मैं कट कर रहा हूं ऐसे, तो इसकी एरिया कम हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। अब ये दो, यहां पे भी हो गया m/2, यहां पे भी हो गया m/2, डिस्टेंस अभी भी कितनी है, l, है ना। तो अब इसकी मैग्नेटिक मोमेंट पूछूंगा तो हो जाएगी m/2 इंटू एल। तो देखो मैग्नेटिक मोमेंट कितनी होगी, ml/2। पहले कितनी थी, पहले थी ml, पहले थी ml, है ना। अभी अभी में जब ये कटा नहीं था, है ना, इसकी m, इसकी m, तो इसकी मैग्नेटिक मोमेंट कितनी थी, ml थी, m क्रॉस l। अब कितनी हो गई, ml/2, मतलब आधी हो गई। इसी वजह से कह रहा हूं मैग्नेटिक मोमेंट एरिया पर डिपेंड करता है, कि जब आप कटिंग करते हो बार मैग्नेट का अलोंग एक्सिस, एक्सिस के अलोंग, तो आप देखते हो कि जैसे आप एरिया हाफ करते हो मैग्नेटिक मोमेंट भी हाफ हो जाती है। तो मैं क्या कह सकता हूं, इफ एरिया ऑफ बार मैग्नेट, बार मैग्नेट इज हाफ्ड, हाफ्ड मतलब हाफ कर दो, हाफ्ड, हाफ्ड, इट लीड्स टू दी, इससे क्या होगा, इट लीड्स टू दी हाफ ऑफ पोल स्ट्रेंथ, इससे इसकी पोल स्ट्रेंथ भी हाफ हो जाएगी। एरिया हाफ किया तो पोल स्ट्रेंथ, पोल स्ट्रेंथ which will ultimately, which will ultimately half the, half the, half the मैग्नेटिक मोमेंट, इससे मैग्नेटिक मोमेंट भी क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। बात समझ में आई, हाँ सर ये बात समझ में आ गई है ना, ये बात समझ में आ गई। हाँ भैया इतनी बात आप समझ गए तो आप पूरी कहानी को समझ गए हो। अब एक बात सुनो, दूसरा केस हम करने जा रहे हैं, कटिंग ऑफ मैग्नेट, कटिंग ऑफ मैग्नेट परपेंडिकुलरली, परपेंडिकुलर, कटिंग ऑफ मैग्नेट परपेंडिकुलर फ्रॉम इट्स सेंटर,
इसके सेंटर से परपेंडिकुलर इसको काट रहे हैं फ्रॉम इट सेंटर, तो क्या होगा आओ देखते हैं। मान लो ये हमारा बार मैग्नेट है, ये हमारा बार मैग्नेट है साउथ नॉर्थ, इसके बीच की डिस्टेंस एल थी है ना, इसकी पूरी डिस्टेंस कितनी है एल। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसकी जो सेंटर है ना इस बार मैग्नेट, इसके सेंटर से इसको मैं कट कर दे रहा हूँ, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी L/2। भैया काट दोगे तो L/2 हो जाएगा, तो ये बार मैग्नेट अब कुछ ऐसा हो गया कि नहीं हो गया, इसकी डिस्टेंस अब कितनी हो गई L/2। एरिया उतनी है, एरिया उतनी है ना, एरिया तो उतनी है ना। अब क्या हो गया, अब जब एरिया उतनी है तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा m, एक पोल स्ट्रेंथ, इसकी पोल स्ट्रेंथ तो भी इसकी उतनी ही रहेगी ना, पोल स्ट्रेंथ भी उसकी उतनी है क्योंकि एरिया उतनी है, और मल्टीप्लाई कर देंगे किससे L/2 से, तो जो पूरी मैग्नेटिक मोमेंट आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी mL/2। तो यानी मैग्नेटिक मोमेंट लेंथ पे भी डिपेंड करता है, ना केवल एरिया पे डिपेंड कर रहा है, लेंथ को देखो, जब हमने इसको काटा तो लेंथ कितनी होगी L/2। तो यहाँ पे अब जैसे मैंने काट दिया तो तुम्हें पता है जैसे मैंने बार मैग्नेट को काटा तुरंत यहाँ पे साउथ पोल आ जाएगा, तुरंत यहाँ पे नॉर्थ पोल आ जाएगा। तुम कितना भी बार मैग्नेट को काट लो, यहाँ पे साउथ आ गया, यहाँ पे नॉर्थ आ गया, इसकी पोल स्ट्रेंथ m हो जाएगी और इसकी भी पोल स्ट्रेंथ m हो जाएगी। क्यों, ये m/2 क्यों नहीं होगा, क्योंकि एरिया पे डिपेंड करता है ना, ये उतना ही मोटा है ना, एरिया पे थोड़ी फर्क पड़ी है, हमने तो बीच से काट दिया है, बीच से काटा तो लेंथ कम हो गई, और मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला होता है m×l, है ना। हमारा m तो वैसा ही है, लेंथ आधी हो गई है L/2 हो गई है, तो मैग्नेटिक मोमेंट भी हमारी क्या हो गई, आधी हो गई। देखो पूरी बात समझ में आई, जो मैं बताया समझ में आया। तो यानी कि अगर मैग्नेट को कट करते हैं है ना बीच से, है ना, तो क्या होती है उसकी मैग्नेटिक मोमेंट हाफ हो जाती है। ये भी बात आपको समझ में आ गई। ये हमारा बार मैग्नेट था, इसका साउथ पोल नॉर्थ पोल, इसको मैंने बीच से काटा, तो जब बीच से काटा इसकी लेंथ L/2 हो गई, है ना। वही सब बातें मैंने आपको बता दी है। आगे बढ़ते हैं। अब इतनी सारी बातें करने के बाद हम देखने जा रहे हैं फोर्स बिटवीन टू मैग्नेट। दो मैग्नेट को आपस में रखो पास पास, तो उनके बीच में कुछ फोर्स लगती होगी। हाँ, वो अलग की बात है कि अट्रैक्ट करते हैं रिपेल करते हैं, वो तो अलग की बात है, उस पर तो हम चर्चा करेंगे। पर अगर मैग्नेट को पास पास लेकर के आओ तो इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन तो लगती है ना। हाँ सर लगती है। अब क्या मैं कहने जा रहा हूँ जरा देखो, मान लो ये हमारा एक बार मैग्नेट ऐसे है, ये साउथ ये नॉर्थ, एक बार मैग्नेट ऐसे लेकर के आया, इसका ये साउथ ये नॉर्थ, है ना। इनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स लगेगी, तुम्हें पता है ये अनलाइक पोल्स है तो अट्रैक्ट करेंगे। मान लो इनके बीच में डिस्टेंस क्या है आर है, क्या है आर है, तो इनके बीच में फोर्स कितनी होगी ये पूछी जाती है, इसके बीच में फोर्स कितनी होगी ये पूछा जाता है। तो हम क्या करते हैं, इसे दो पोल को मैं जूम कर लेता हूँ, इसका इतना पार्ट काटू, इतना पार्ट काट लू, तो इधर है नॉर्थ पोल, इधर है इसका साउथ पोल, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है आर, यही तो तुम्हें दिख रहा है, इधर नॉर्थ ये साउथ, इसके बीच की डिस्टेंस आर। यहाँ की पोल स्ट्रेंथ कितनी है स्मॉल m, यहाँ की भी पोल स्ट्रेंथ स्मॉल m, तो इनके बीच की फोर्स कितनी होगी। एक बात बताओ, जब दो चार्जेस को, है ना, जब दो चार्जेस r डिस्टेंस पे रखे होते थे तो उनके बीच में फोर्स कितनी होती थी k q1 q2 by r²। तो सेम एज यहाँ पर इसकी मैग्नेटिक मोमेंट क्या है, चार्ज की जगह पे क्या आ गया पोल स्ट्रेंथ आ गई, तो यहाँ पे फोर्स कितनी हो जाएगी k m1, मान लो यहाँ की मैग्नेटिक मोमेंट m1 है, यहाँ की m2 है, m1 m2 by r²। अब यहाँ पर जो k है ना वो अलग होता है, यहाँ पर जो k था उसकी वैल्यू थी 1/4πε0, है ना। पर यहाँ पर क्योंकि ये मैग्नेट है, मैग्नेटिक फील्ड की बात, फोर्स की बात करूं, तो यहाँ पे जो k होगी वो हो जाएगी μ0/4π, कितना हो जाएगा μ0/4π। तो अगर मैं इस k की वैल्यू यहाँ पे रखूं, यहाँ पे, है ना, तो कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी फोर्स बिटवीन टू पोल, ये हो जाएगा फोर्स इक्वल टू μ0/4π m1 m2 बाई क्या r²। ये होता है फोर्स बिटवीन टू पोल ऑफ मैग्नेट। एक दो मैग्नेट को पास में रखो तो उनके दोनों पोल के बीच में जो फोर्स लगती है वो लगती है μ0/4π m1 m2 बाई r²। मतलब सर अगर ये हमारा बार मैग्नेट है, ये साउथ है नॉर्थ, ये हमारा बार मैग्नेट है, तो इनके बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स लग रही थी उसकी वैल्यू आपने बता दी। हाँ कितनी होती है, ये होती है μ0/4π m1 m2 बाई r², है ना, ये होती है सेम एज k q1 q2 बाई r², बस यहाँ पे k के जहाँ पे
म्यू नॉट बाई 4 पाई आ गया। अब इस म्यू नॉट बाई 4 पाई की वैल्यू तो आपको पता ही है, म्यू नॉट बाई 4 पाई की वैल्यू कितनी होती है, 10 की पावर -7। तो बता दिया था, हाँ सर बता दिया था। अच्छा, यहाँ पे m1 एंड m2 क्या है, स्मॉल m1 m2 स्मॉल m2 क्या है, ये है पोल स्ट्रेंथ, और यहाँ पे r क्या है, r है डिस्टेंस बिटवीन टू मैग्नेटिक पोल। समझे? हाँ सर, इतनी बात हमको समझ में आ गई है, इतना बात हमारा क्रिस्टल क्लियर हो गया, क्रिस्टल क्लियर हो गया, हाँ क्लियर हो गया। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। अब कटिंग लेंथ ये तो बता दिया, ये भी बता दिया, फोर्स बिटवीन टू मैग्नेटिक पोल ये भी हमने बता दिया, कितना होता है भैया, बैगन क्या आ जाता है, किच्चम किच्चा हो जाता है, और मेरा दिमाग खराब हो जाता है, मास्टर का दिमाग सनक जाता है, क्या हो जाता है, सनक जाता है। आओ देखते हैं फोर्स बिटवीन मैग्नेटिक पोल ये कितनी होती है भैया, ये होती है F इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई m1 m2 बाई r स्क्वायर। ओके मालिक, जी मालिक, ध्यान करें जी, ध्यान करें। ओके ठीक है, चलते हैं आगे और कुछ और बातें करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, आहा क्या बात है, डाइपोल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, क्या बात है मालिक, ये सब बातें लिखी हुई है। अब मैग्नेटिक मोमेंट इज अ क्वांटिटी सब पढ़ चुके हो, है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ डाइपोल अभी पढ़ा रहा हूँ, अभी इसको पढ़ा रहा हूँ, फोर्स ऑन डाइपोल इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, आहा फोर्स ऑन पोल इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, हाँ वही मैंने कहा। इस टॉपिक को पढ़ाता हूँ फिर मैं आपको बताता हूँ। मान लो भैया ये मैग्नेटिक फील्ड रखी है, ऐसे है मैग्नेटिक, क्यों ना इसको मैं अपने प्यारे स्लाइड पे ले चलूं, मुझे ये तो अच्छा ही नहीं लगता है, तो लाते क्यों हो स्टाइल मारने के लिए। हाँ, हेडिंग क्या था भैया, हेडिंग है फोर्स ऑन पोल इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड है और वो कैसी है, वो एक्सटर्नल है, क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। ओके मालिक, हाँ ठीक है सर, इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, आज की शायरी तुम्हें कैसी लगी, मतलब कविता कि युद्ध नहीं जिनके जीवन में वो भी बड़े अभागे होंगे, युद्ध नहीं जिनके जीवन में वो भी बड़े अभागे होंगे, या तो प्रण को तोड़े होंगे या तो रण से भागे होंगे। देखो यार, मैं सच बताऊं, ये चल रहा है क्रैश कोर्स रिवीजन, ऐसे मैं आपसे बहुत ढेर सारी बातें तो नहीं कर सकता हूँ क्योंकि प्रॉब्लम है, सिलेबस कराना है, और वैसे तुम मुझे मिलोगे ना, अभी बहुत सारी सरप्राइजेस आने बाकी हैं, है ना, बहुत सारे बैचेस अभी लॉन्च करूंगा, मजे की बातें करूंगा, बहुत मजा आने वाला है। ठीक है भैया, तो फोर्स ऑन पोल है ना इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, मान लो कि ये भैया एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, ऐसे ऐसे कैसे, ऐसे 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 ऐसे, हाँ सुनो, फोर्स ऑन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ये हम पढ़ने जा रहे हैं। अब क्या बात कहना जा रहा है मास्टर समझो, इसमें आप क्या करो, कोई भी दो पोल ले आओ, एक तुम बार मैग्नेट लेकर के आओ, बार मैग्नेट लेकर के आया मैं, हाँ लाए तो अच्छी बात है ना, लाए तो एक काम करता हूँ, अंडू करता हूँ, अंडू कर दूं, अंडू तो सोचते हो जो लिखते हो गायब हो जाता है अंडू करने। अब सुनो, पेंटिंग कर रहा है मास्टर, हाँ अब मैं क्या किया, मैं कोई एक वो लेकर के आया, क्या लेकर के आया, मैं कोई लेकर के आया, क्या, बार मैग्नेट, हाँ लाए तो ठीक है ना, काहे चिल्ला रहे हो, क्यों ना चिल्लाऊं, मेरा मन ठीक। आओ भैया, यहां पे है बेटा आपका साउथ पोल, एक काम करता हूं, ये साउथ पोल, ये है नॉर्थ पोल, ठीक है, ठीक है, नहीं नहीं ठीक है कोई बात नहीं, अब जो करना है करिए। अब मैं आपको थोड़ा सा अगर यहाँ पे ले चलूं, थोड़ा सा, ज्यादा दूर नहीं, तो आपने एक बात देखी है, एक बात देखी है आपने, क्या क्या यहाँ पे लिख के लाया है, पीपीटी में बनाया है, नॉर्थ पोल को बाई कंसिडरेशन हम +n मानते हैं, खैर तुम्हें मानने की जरूरत नहीं है, मानने की जरूरत नहीं है, पर ऐसा माना जाता है। जैसे तुम देखो क्या करते थे, एक डाइपोल में एक प्लस क्यू होता था, एक माइनस क्यू होता था, सेम है, जिसको भी मान लेते हैं, है ना। नॉर्थ पोल को हम यहाँ पे, इसकी पोल स्ट्रेंथ m होती है, इसकी भी पोल स्ट्रेंथ m होती है, और इसको हम +m बोल देते हैं, इसको हम -m बोल, तो मास्टर इतने देर से क्यों नहीं बताया, क्योंकि बेटा जरूरी बात नहीं है ना,
नॉर्थ पोल को हम प्लस एम की तरह बिहेव करते हैं, मानते हैं कि ये प्लस एम है। मैं लिख देता हूं, नॉर्थ पोल ऑफ बार मैग्नेट, नॉर्थ पोल ऑफ बार मैग्नेट बिहेव लाइक प्लस एम, बिहेव्स एज प्लस एम। किसकी तरह बिहेव करता है? बिहेव्स एज प्लस एम की तरह बिहेव करता है। फिर भैया दूसरी बात, साउथ पोल ऑफ बार मैग्नेट, साउथ पोल ऑफ बार मैग्नेट, जो एक बार मैग्नेट का साउथ पोल होता है वो किसकी तरह बिहेव करता है? बिहेव लाइक माइनस एम। ये किसकी तरह बिहेव करता है? माइनस एम की तरह बिहेव करता है। हाँ, अब तुम देखो, ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड है और इस पे मैंने डाइपोल को रखा है। इसकी लेंथ कितनी है? इसकी लेंथ है एल। अब क्या होगा बेटा, अगर ये प्लस एम है तो तुमने देखा था, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं, ये मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड थी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड थी, इलेक्ट्रिक फील्ड थी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड थी, इसमें तुम किसी प्लस क्यू चार्ज को रखते थे और एक माइनस क्यू चार्ज को रखते थे, तो प्लस क्यू चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगती थी। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? कितनी लगती थी? क्यूई। और माइनस चार्ज में अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगती थी, होती थी माइनस क्यूई। पढ़े हो मालिक? यस यस पढ़ा हूं सर। बेटा सेम एज यहाँ पे भी होगा। ये नॉर्थ पोल जो है ना, यहाँ पर जो फोर्स लगेगी है ना, वो कितनी फोर्स लगेगी? यहाँ पे जो फोर्स लगेगी वो हो जाएगी एमबी। कितनी हो जाएगी? एमबी। इधर डायरेक्शन, जैसे यहाँ पे क्यू इलेक्ट्रिक फील्ड था, चार्ज था क्यू, तो इधर लगा क्यूई, और इधर जो फोर्स लगेगी वो लगेगी माइनस एमबी। क्यों? क्योंकि ये हमारा माइनस एम है ना, ये हमारा माइनस एम है साउथ पोल, तो यहाँ पे लगती है माइनस एमबी। समझ पाए? नहीं समझ पाए? हाँ सर समझ गए। कि मतलब सर आप ये कहना चाहते हो कि जब भी किसी भी बार मैग्नेट को एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे या किसी भी मैग्नेट को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो उसके ऊपर फोर्स लगेगा। सर जो नॉर्थ पोल होता है उसको प्लस एम मानते हैं, तो इधर एम बी लगेगा, इधर माइनस एम बी लगेगा, है? हाँ सही कह रहे हो सर। तो कुल मिलाकर यहाँ पे नेट फोर्स जीरो होगा ना। नेट फोर्स क्या होगा? नेट फोर्स तो सर जीरो हो जाएगा। हाँ सर, अगर ये बराबर है दोनों तो जीरो हो जाएगा। हाँ बात समझ में? इधर इधर प्लस एम बी, इधर माइनस एम बी। लेकिन बेटा तुम्हें लगता नहीं कि घूम जाएगा? टॉर्क नहीं लग रहा है? इधर एम बी इधर माइनस एम बी, ऐसे रोटेट कर जाएगा। करेगा कि नहीं करेगा? हाँ सर करेगा। कैसे करेगा सर, क्या आप बता सकते हो? हाँ बता सकता हूँ मैं, क्यों नहीं बता सकता हूँ, मैं बिल्कुल बता सकता हूँ, है ना। तो भैया जब भी ऐसा होता है ना, तो टॉर्क के बारे में चर्चा करते हैं। किसके बारे में? टॉर्क के बारे में। तो ये बातें हमने पढ़ लिया है, इसको जल्दी जल्दी मास्टर बदलता है ना। लगभग अपने चैप्टर का 2 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं, ये भी हो चुका है। हाँ, फोर्स ऑन डाइपोल इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ये तुम्हें पता है कि भैया इस पे जो फोर्स लगती है वो कितनी लगती है? जो फोर्स लगती है वो लगती है एम बी। अगर नॉर्थ पोल है तो उस पे लगेगी एफ इक्वल टू एम बी, और साउथ पोल पे लगती है एफ इक्वल टू माइनस एम बी, जिसकी वजह से इसका जो नेट फोर्स होता है वो जीरो हो जाता है ना। आपने अभी पढ़ा, ठीक है। हाँ सर, इसको मिटा दिया जाए? बिल्कुल मिटा दिया जाए। अब किसके बारे में बात करते हैं? प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज पढ़ लो, है ना। जैसे मान लो एक बार मैग्नेट था, तो साउथ पोल नॉर्थ पोल, बेटा नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलती थी साउथ पोल पे जाती थी, नॉर्थ से निकलती थी साउथ पे जाती थी, अंदर की तरफ साउथ से नॉर्थ होती थी, वही सब लिखा हुआ है ना। आओ देखते हैं। द टेंजेंट ड्रॉन टू द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। मान लो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये है ना, मान लो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये है, और मान लो हमें पता करना है डायरेक्शन। क्या पता करना है? डायरेक्शन, कि किधर की तरफ है मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता करनी है ना। मान लो ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन जाएंगी, अंदर की तरफ ऐसे, बाहर की तरफ ऐसे, ऐसे जा रही है। हमें मान लो डायरेक्शन पता करना है मैग्नेटिक फील्ड का, तो मैं क्या करूंगा, यहां से इसे टेंजेंट ड्रॉ करूंगा। तो जो टेंजेंट होगा वो डायरेक्शन देगा मैग्नेटिक फील्ड का, है ना। टेंजेंट किसको डायरेक्शन देगा? ये क्या बताएगा? ये जो टेंजेंट है इसे बोलते हैं टेंजेंट। खींच दो इसे लाइन, है ना, ऐसे लाइन ड्रॉ कर दो, है ना। यहाँ पे तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चाहिए तो यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करो। ये क्या है? टेंजेंट है। तो ये क्या बताता है? इट विल गिव डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जैसे जो हम बात बोलते हैं कि मैग्नेट के बाहर, है ना, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इसको लिख लूं फिर बताता हूँ। जैसे हम बोलते हैं कि एक मैग्नेट के बाहर नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होती है, तो कैसे पता लगा? एक टेंजेंट ड्रॉ किए, इसकी एरो इस तरफ थी तो इससे पता लग गया। तो यानी कि एक टेंजेंट अगर हम ड्रॉ कर दें किस पे? एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन पे, तो क्या देगा? डायरेक्शन देगा मैग्नेटिक फील्ड का। फिर क्या कहते हैं?
द क्लोजनेस ओआर और डेंसिटी, है ना, द क्लोजनेस ओआर और डेंसिटी, द क्लोजनेस ओआर और डेंसिटी ऑफ द फील्ड लाइंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ द फील्ड। मान लो ये बात तुमने नर्सरी क्लास में पढ़ी थी, और वैसे भी सच्चाई है कि भैया जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास पास होंगी, है ना, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्लोजनेस ऑफ लाइन, क्लोजनेस ऑफ एमएफ लाइन, एमएफ मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन। ये बात लिखी है, यहीं से छाप लेना। अगर लाइनें पास पास में है तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, इसी वजह से जो पोल होता है वहां पे लाइनें बहुत पास पास होती है, तो पोल की स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, पोल पे मैग्नेटिक स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। यहाँ पे देखो लाइनें दूर दूर हो गई ना, जब लाइनें दूर होती है तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ घट जाती है। देखो यहाँ पे दूर दूर है, अंदर पास पास है, तो अंदर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। तो जहां भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, है ना, है ना, जहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास पास होगी, जितनी ज्यादा क्लोजनेस होगी, जितनी ज्यादा डेंसिटी होगी, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्ट्रेंथ की, उतनी ज्यादा स्ट्रेंथ होगी। मैग्नेटिक फील्ड लाइन अपीयर्स टू इमर्जेस और स्टार्ट फ्रॉम द नॉर्थ पोल, कह रहे नॉर्थ पोल से निकलती है, साउथ पोल पे जाती है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन फॉर्म्स क्लोज लूप, ये देखो क्लोज लूप बना रही है, नॉर्थ से साउथ गई, फिर साउथ से अंदर नॉर्थ है, तो क्लोज लूप बनाती है ना। जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा नहीं करती है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा नहीं करती है, मैग्नेटिक फील्ड क्लोज लूप बनाती है ना। डायरेक्शन ऑफ मैग्नीट्यूड ये सब पता कर सकते हैं, ये बात बता दिया है ना। टेंजेंट टेंजेंट ड्रा करो, दे डू नॉट दे डिनोट दे डिनोट द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताती है, वो ये कह रहा है। द मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्गर एट द पोल्स बिकॉज एट द फील्ड लाइंस आर डेंसर, हमने कहा था ना, पोल पोल जो होती है ना, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होती है। क्यों स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, क्यों, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा क्लोजनेस है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बीच में। ठीक है, यही सब बातें हैं, इसको आप रट लेना। ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि भैया देखो बार मैग्नेट है, इसके नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर होगी, अंदर की तरफ साउथ से नॉर्थ होगी, जितनी ज्यादा लाइनें पास पास में होगी उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फोर्स होगी, ये बता रही है। कहीं भी तुम एक टेंजेंट ड्रॉ करोगी तो डायरेक्शन बताएगा मैग्नेटिक फील्ड का। दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती है ना, है ना, दो दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती है, क्योंकि अगर वो ऐसा करती हैं तो दो डायरेक्शन हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। यही सारी बातें हैं। आते हैं डाइपोल ऑसिलेशन पे, है ना, डाइपोल ऑसिलेशन ये तुमने पढ़ रखा है यार, ये तो अगले चैप्टर का है, गलती से ऐड हो गया होगा, माफ करना, है ना। डाइपोल ऑसिलेशन, तो इतनी सारी बातें हम लोगों ने कर ली है ना। हमने प्रॉपर्टीज पढ़ लिया मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, क्या पढ़ लिया प्रॉपर्टीज, जी बिल्कुल पढ़ लिया। फोर्स पढ़ लिया, हाँ पढ़ लिया। अब बात करते हैं मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में, है ना, मैग्नेटिक मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में चर्चा करते हैं, जिसको हमने एम बोला था। कई बार पूछा जाता है कि मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा। मान लो ये हमारा एक नॉर्थ पोल है, ये हमारा साउथ पोल है, इसको बोलते हैं एम, इसको बोलते हैं माइनस एम, इसके बीच की डिस्टेंस मान लो एल है, चलो एम एम ही मानो, मैं मैग्नीट्यूड को ले रहा हूँ। अब मैग्नेटिक मोमेंट हमें एट द एक्सिस बतानी है, एट द एक्सिस ऑफ बार मैग्नेट कितनी मैग्नेटिक मोमेंट होगी, एट द एक्सिस ऑफ बार मैग्नेट बताओ कितनी मैग्नेटिक मोमेंट होगी, ये हमको बतानी है। तो ये पूरी जो डिस्टेंस है ना, इसके बीच से डिस्टेंस लेते हैं, है ना। मान लो यहाँ पर हमको मैग्नेटिक मोमेंट बतानी इस पॉइंट पे, तो कितनी होगी मैग्नेटिक मोमेंट, ये हमको बताना है। तो ये जो मैग्नेटिक मोमेंट होगी वो हो जाएगी 2kp/r3, तुमने पढ़ा है, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, तो 2km/r3 हो जाएगा। और k की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी μ0/4 m/r3, ये हमारा हो जाएगा, है ना, इतनी होगी। ठीक है भैया, बात समझ में आई, 2μ0/4 km/r3। चलिए अब अगले टॉपिक पे आते हैं, जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ मैग्नेटिक डाइपोल। अब हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है एक मैग्नेटिक डाइपोल की वजह से। जैसा आपने पढ़ा था एक इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, सेम वे में हम पढ़ने जा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ मैग्नेटिक डाइपोल। अगर मैं कोई एक मैग्नेटिक डाइपोल बनाऊं, जब मैं कहता हूं मैग्नेटिक डाइपोल, तो मतलब डाइपोल मतलब जिसके दो पोल होते हैं, और आपको पता है कि एक मैग्नेट के भी दो पोल होते हैं, एक होता है नॉर्थ पोल, एक होता है साउथ पोल। तो ये हमारा साउथ पोल है, ये हमारा नॉर्थ पोल है।
साउथ पोल को हम -m मानते हैं, नॉर्थ को +m मानते हैं। यानी यहाँ पे दो पोल बन रहे हैं और इनके बीच की जो डिस्टेंस है उसको मैं कितना मान ले रहा हूँ, कुछ भी मान ले रहा हूँ, लेट सपोज 2l मान ले रहा हूँ या मैं d मान ले रहा हूँ, मेरे ऊपर डिपेंड करता है। जैसा मैंने बताया आप कुछ भी मान सकते हो, है ना। चलो मैं d मान लेता हूँ। तो आपने पढ़ा इसकी वजह से इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना होता था, पोल स्ट्रेंथ इंटू d। ये इसका क्या होता था, मैग्नेटिक मोमेंट होता था, ये आपने पढ़ लिया। अभी जो मैग्नेटिक मोमेंट है इसकी वजह से इसके इक्वेटोरियल पोजीशन पे हमें क्या पढ़ना है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटिक डाइपोल। अब हमें कहाँ कहाँ मैग्नेटिक डाइपोल पढ़ना है, एक तो पढ़ना है एट इट्स एक्सियल पोजीशन, इसके एक्सियल पोजीशन पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी ड्यू टू डाइपोल एट एक्सियल पोजीशन, जैसा कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ा था। और एक हम पढ़ेंगे इसके इक्वेटोरियल पोजीशन पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी एट इक्वेटोरियल पोजीशन। और फिर पढ़ेंगे एट एनी एंगल, किसी भी एंगल पे एक मैग्नेटिक डाइपोल की वजह से कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी, ये हमें पढ़ना है। और एक एक करके पढ़ना स्टार्ट करते हैं। हमने क्या कहा, जैसे कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल में एक -q +q रहता था, तो उसका डाइपोल मोमेंट निकलता था q इंटू डी, यानी उनके बीच का डिस्टेंस। सेम वे में एक मैग्नेटिक मोमेंट भी ऐसे निकलता है। पर ये जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी इसके एक्सियल पोजीशन पे। मान लो ये हमारा बार मैग्नेट है, ये हमारा क्या है, बार मैग्नेट है। इसके बीच से अगर मैं देखूं इसके एक्सियल पोजीशन पे, एक्सियल मतलब यहाँ, मैं यहाँ पूछूं कितनी, ये इसकी एक्सिस है, यहाँ पे इसकी वजह से अगर ये मान लिया आपका साउथ पोल है, ये आपका नॉर्थ पोल है, तो ये जो मैग्नेट है इसकी एक्सिस पे ये क्या है, इसका एक्सियल पोजीशन है ना, ये क्या है, एक्सियल पोजीशन। तो इसके एक्सियल पोजीशन पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी वो हमको बताना है। तो जैसे मैं आपसे कहता था कि इलेक्ट्रिक डाइपोल अगर है जिसमें -q +q होता था और आपसे एक्सियल पोजीशन पे पूछा जाए कि बताओ यहाँ पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, तो आप कहते थे 2kp/r³, यही तो कहते थे 2kp/r³। सेम एज अगर हम एक्सियल पोजीशन पे मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2k, और यहाँ पे क्या था, p था। ध्यान से देखो यहाँ पे क्या था, p था, यहाँ पे p नहीं लिखना है, याद रखना है यहाँ पे m लिखना है, और क्या हो जाएगा r³ भाई यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट बात है, यहाँ पर डाइपोल मोमेंट था, इलेक्ट्रिक डाइपोल था, यहाँ पे मैग्नेटिक डाइपोल है। तो मैग्नेटिक डाइपोल को कैपिटल M से दिखाते हैं ना, तो यहाँ पे 2km/r³ हो जाएगा। अब बेटा यहाँ पर जो k की वैल्यू होती है वो होती है μ0/4π, क्या होती है μ0/4π। तो यहाँ पर रखो तो B8 एक्सिस पता लग जाएगा, कितना हो जाएगा B8 एक्सियल कितना हो जाएगा 2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा μ0/4π m/r³। ये आपका होता है क्या, मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ डाइपोल। एक्सिस पे इसके एक्सियल पोजीशन पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी 2km/r³, k की वैल्यू हो जाएगी μ0/4π। जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती थी एक्सियल पोजीशन पे 2kp/r³, यहाँ 2km/r³ होगा और k की वैल्यू μ0/4π होगी। ये था आपकी एक्सियल पोजीशन पे मैग्नेटिक फील्ड। इक्वेटोरियल पोजीशन पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, अगर मान लो ये हमारा क्या है, एक बार मैग्नेट है, इसका ये नॉर्थ पोल, इसका ये साउथ पोल, इसके इक्वेटोरियल पोजीशन मतलब इसके परपेंडिकुलर में जाके देखूंगा तो इसकी जो मैग्नेटिक मोमेंट होती है वो अपोजिट डायरेक्शन में होती है। इसी वजह से यहाँ पर जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड आएगा B8 इक्वेटोरियल, वो क्या होगा, वो हो जाएगा μ0/4π m/r³। जैसा कि आप, अगर मैं आपसे पूछता कि इसके इक्वेटोरियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी तो आप बताते थे kp/r³, है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा km/r³। अगेन k की वैल्यू μ0/4π रखोगे तो B8 इक्वेटोरियल पता लग जाएगा, है ना। मैं आपसे कहूँ मैं क्या कहना चाहता हूँ जरा समझो। मैं बेटा आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे ये बताओ कि इसके इक्वेटोरियल पोजीशन पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी इक्वेटोरियल पोजीशन पे, तो आप बोलते हो kp/r³। तो मैं आपसे पूछूं मैग्नेटिक डाइपोल की वजह से इसके इक्वेटोरियल पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी, तो आप बोलो B8 इक्वेटोरियल, यहाँ पे था kp/r³ और यहाँ पे कर दो km/r³। और अगेन k की वैल्यू कितनी बताइए μ0/4π, यहाँ पे μ0/4π रख दो,
आपका आंसर आ गया। पर बेटा ये माइनस में होता है, इस बात का आपको याद रखना है ना, क्योंकि ये इसकी डायरेक्शन देखो इस तरफ है, समझ गए। ये क्या है, बी एट इक्वेटोरियल। अब किसी भी एंगल पे मान लो पूछ लिया जाए, मान लो ये हमारा एक मैग्नेटिक डाइपोल है ना, माइनस एम प्लस एम, यहाँ प्लस एम यहाँ माइनस एम था, इसको साउथ पोल कर लेता हूँ। एक काम करता हूँ, इसको साउथ पोल कर लेता हूँ, ये साउथ पोल हो गया, और इसको मैं नॉर्थ पोल कर लेता हूँ, ये हमारा नॉर्थ पोल हो गया। ऐसे ये साउथ पोल हो गया, नॉर्थ पोल हो गया। अब इसे किसी भी एंगल पे, लेट सपोज यहाँ पे, यह मान लो थीटा एंगल बना रहा है, एक मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की वजह से कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी किसी भी एंगल पे। तो जब तुमसे कोई पूछे किसी भी एंगल पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी, बी एट एनी एंगल, तो उसका एक फॉर्मूला याद कर लो, ये होता है म्यू नॉट बाई 4 पाई। इसको मैं सही से लिख देता हूं, क्या होता है, म्यू नॉट बाई 4 पाई अंडर रूट 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। यहाँ पे क्या हो जाएगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई अंडर रूट 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। ये होता है आपका किसी भी एंगल पे मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, बी एट एनी एंगल कितना हो जाएगा, एट एनी एंगल कितना हो जाएगा, बी इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई, इसको मैं अगेन फिर से लिख दूंगा अभी, अंडर रूट 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। इसको आप रिमेंबर कर लेना, किसी भी एंगल पे आप मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हो ड्यू टू मैग्नेटिक डाइपोल। पर बेटा इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ से जो सवाल आते हैं वो ज्यादा एक्सियल पोजीशन पे पूछे जाते हैं, है ना, यहाँ से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, इक्वेटोरियल से ज्यादा आते हैं। हालांकि बहुत कम चांस है, रेयर चांस है कि आपसे पूछे कि कितना मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी किसी भी एंगल पे। तो ये आप याद रखना, कितने किसी भी एंगल पे कितनी होगी। एक बार मैं इसको फिर से लिख देता हूँ, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, ड्यू टू डाइपोल एट इट्स एक्सियल पोजीशन, एट इट्स एक्सियल पोजीशन कितनी होगी, यानी इसके एक्सिस पे कितनी होगी। अगर मान लो ये हमारा डाइपोल था, ये इसकी एक्सिस पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड होती है, इसकी एक्सिस पे होती है 2 km बाई आर क्यूब, या मैं कह लू 2 इंटू म्यू नॉट बाई 4 पाई एम अपॉन आर क्यूब। ये है बी एट एक्सिस। दूसरा मैग्नेटिक फील्ड एट इक्वेटोरियल, बी एट इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, है ना। मान लो ये हमारा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, इसके परपेंडिकुलर यहाँ पे मैं पूछूं तो इसे बोलेंगे बी एट इक्वेटोरियल। तो यहाँ पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी, यहाँ पे हो जाएगी बी इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई, क्या हो जाएगा, बी इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई अभी बताया, और हो जाएगा एम अपॉन आर क्यूब। ऐसे में आपसे पूछूं किसी भी एंगल पे कितनी होगी, बी एट एनी एंगल, तो इसको भी लर्न कर लेना, बी एट एनी एंगल कितना होगा बेटा, ये हो जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई, बी एट एनी एंगल कितना हो जाएगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई, म्यू नॉट बाई 4 पाई एम अपॉन आर क्यूब अंडर रूट 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। ये 3 फार्मूले हैं, इसको आपको एज इट इज लर्न कर लेना है, एज इट इज याद कर लेना है। ये आपके लिए बेहद जरूरी, बेहद इंपॉर्टेंट है भैया, इसको आप हमेशा अपने जीवन में याद करके रखना। आगे बढ़ सकता हूँ, हाँ बढ़ सकते हैं सर। आते हैं गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म। ये गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म क्या है, जैसे कि आपने गॉस लॉ पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, सेम एज मैग्नेटिज्म में भी गॉस लॉ है कि द टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू दी क्लोज सरफेस इज ऑलवेज इक्वल टू दी जीरो। ऐसा क्यों होता है मैं बताता हूँ। सबसे पहले आओ इसको पढ़ते हैं। तुम्हें पता है कि अगर मैं एक बार मैग्नेट बनाऊं, तो एक बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल और साउथ पोल हमेशा उसके 2 पोल होंगे। अब मान लिया मैं कोई क्लोज सरफेस बना दूं, गॉस लॉ हमेशा क्लोज सरफेस के लिए वैलिड है। ये क्या है, ये क्लोज सरफेस है। अब एक बात बताओ मुझे, अगर ये क्लोज सरफेस है और मैंने एक बार मैग्नेट इसके अंदर रखा, तो नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड नहीं निकलेंगी और साउथ पोल पे जाएंगे, और अंदर साउथ से नॉर्थ, बाहर नॉर्थ से साउथ। क्या तुम्हें एक बात समझ में आ रही है, क्या तुम्हें एक बात समझ में आ रही है, क्या समझ में आ रहा है कि सर बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड से नॉर्थ से साउथ
अंदर की तरफ है, साउथ से नॉर्थ। यहाँ पे तो फ्लक्स जीरो है, कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइन फ्लक्स, कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर जा ही नहीं रही है, सारी की सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर है, क्योंकि मोनोपोल तो एग्जिस्ट नहीं करता है। नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकल रही है, साउथ पोल पे टर्मिनेट कर रही है, और अंदर साउथ से नॉर्थ जा रही है, यानी एक क्लोज लूप बना रही है। अगर ये क्लोज लूप बना रही है तो इस क्लोज सरफेस से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर ही नहीं निकल रही है, यानी जितना फ्लक्स निकलना चाहिए वो तो इसके अंदर ही रह जा रहा है, तो फ्लक्स तो जीरो है। वही लिखा हुआ है। एक मैग्नेट जो होता है, अब मैग्नेट हैज टू पोल, आपको पता है कि एक मैग्नेट के पास कितने होते हैं, दो पोल होते हैं। ऑलवेज प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड व्हिच फॉर्म्स क्लोज लूप। ये क्या बना रही है, ये क्लोज लूप बना रही है। देखो नॉर्थ से निकल रही है, साउथ पे जा रही है, नॉर्थ से निकल रही है, साउथ पे जा रही है। एंड ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ क्लोज लूप, अब क्योंकि क्लोज लूप का फॉर्मेशन हो गया है, टोटल फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस, इसी वजह से किसी भी क्लोज सरफेस से मैं ऐसा क्लोज सरफेस बनाऊं, या मैं एक बार मैग्नेट रख दूं, मैं ऐसा ऐसा क्लोज सरफेस बनाऊं, सॉरी मैं कैसा भी क्लोज सरफेस बनाऊं, है ना, मैं एक बार मैग्नेट रखूं ऐसे ऐसे ऐसे, है ना, और इसके बाहर मैं ऐसा ऐसा नाचने वाला क्लोज सरफेस बनाऊं, अभी भी फ्लक्स जीरो होगा, क्योंकि बार मैग्नेट इसके अंदर है। बात समझ में आया? ठीक है, हाँ सर समझ में आ गया। तो मैं बस वही कह रहा हूँ, क्योंकि एक क्लोज सरफेस, क्लोज लूप बना रही है ना, एक क्लोज सरफेस के अंदर है, क्योंकि क्लोज लूप बन रहा है, तो जो टोटल फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस बाय मैग्नेट मस्ट बी जीरो, जीरो होना चाहिए, जो कि जीरो होता है। जैसे आप पढ़ते थे इलेक्ट्रिक फ्लक्स, है ना, क्या पढ़ते थे, द क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस इज ऑलवेज इक्वल टू द क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सेम एज यहाँ पे होता है क्या, फाइव बी इज इक्वल टू द क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एस, और यहाँ पे एक्चुअली में होता है म्यू बी, म्यू, और यहाँ बात समझ में आया? अभी याद रखो यार, इतना डिटेल में नहीं जानना है। द क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एस इज ऑलवेज इक्वल टू द जीरो, क्यों? क्योंकि मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता है, मोनोपोल डू नॉट एग्जिस्ट। मैं लिख देता हूँ इसको, क्योंकि मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता है, तो जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से निकल रही है, साउथ पे जा रही है, तुम देख लो, इसी वजह से इसका जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो क्या हो गया, जीरो हो गया। मेरी बात समझ में आई आपको? कोई भी प्रॉब्लम तो नहीं है? मैग्नेटिक फ्लक्स क्यों जीरो है? क्योंकि मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता, नॉर्थ से निकल रही है, साउथ पे जा रही है, क्लोज सरफेस के अंदर पूरी कहानी हो रही है, इस वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स जीरो है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ? हाँ, आइए गरम गरम ताजा ताजा सवाल करते हैं। ये गरम गरम ताजा ताजा सवाल बहुत जरूरी है आपके जीवन के लिए, कि क्वेश्चन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका क्वेश्चन है, बहुत ही फेवरेट सवाल है ना, कई किताबों में इसको दिया जाता है। आओ देखते हैं क्या कह रहा है। ये कह रहे हैं अ शॉर्ट बार मैग्नेट, एक छोटा सा बार मैग्नेट है, कैसा है, छुटकू सा, एक छुटकू सा बार मैग्नेट है। तो पहले एक काम करते हैं, एक छोटा सा बार मैग्नेट बना लेते हैं, जैसा ये कह रहे हैं ना, किसी भी क्वेश्चन को करना होता है तो सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं। इज प्लेस्ड विथ इट्स एक्सिस एट 30 डिग्री। अब ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि एक्सिस के साथ में 30 डिग्री पे रखा हुआ है, मतलब अगर आपकी एक्सिस ऐसे है, ऐसे, तो जो बार मैग्नेट है ये सीधा नहीं रखा है, ये कुछ 30 डिग्री पे रखा हुआ है, ये ऐसे, ये इसका नॉर्थ, ये इसका साउथ, कुल मिलाकर ये 30 डिग्री एंगल पे रखा हुआ है। कितने डिग्री पे? 30 डिग्री के एंगल पे। ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है, मैंने वही किया। विथ यूनिफॉर्म एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। अब यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसी है, यूनिफॉर्म है, मतलब एक जैसी है, चेंज नहीं हो रही है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, और उससे 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। मैग्नेटिक फील्ड एट 0.25 टेस्ला। अब देखो टेस्ला किसकी यूनिट होती है, मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी दे रहे हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कितनी है, 0.25 टेस्ला है ना, टेस्ला यूनिट होती है मैग्नेटिक फील्ड की। दो यूनिट होती है, वेबर पर मीटर स्क्वायर और टेस्ला, है ना। एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क। ऑब्वियस सी बात है कि जब ये 30 डिग्री के एंगल पे रखा जाएगा, एक इसका ये कौन सा पोल है, इसका साउथ पोल नेगेटिव है, इधर फोर्स लगेगी, नॉर्थ पे इधर लगेगी, तो टॉर्क लगेगा, है ना। या मैं इसको और सही ढंग से बनाऊं तो इसको मैं ऐसे बना सकता हूँ, इसका साउथ पोल में यहाँ कर दूं और नॉर्थ पोल में यहाँ कर दूं, आपको बेहतर समझ में आएगा, है ना। साउथ पोल यहाँ कर दूं, नॉर्थ पोल यहाँ कर दूं, आई होप आपको अब समझ में आएगा। अब देखो जब ये 30 डिग्री के एंगल पे रखा जाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है इसका एक पोल यहाँ पे होगा, है ना। हमने कहा था नॉर्थ वाले को आप क्या मान लो, नॉर्थ वाले को आप प्लस एम मान लो। ये किस तरह बिहेव करेगा, ये बिहेव करेगा प्लस एम की तरह, ये बिहेव करेगा माइनस एम की तरह। इधर इस पे फोर्स लगेगी एम बी,
और इधर लगेगी mb, दो इसकी वजह से क्या होगा, एक टॉर्क आएगा, है ना। इसके ऊपर क्या लगेगा, एक टॉर्क लगेगा, लगेगा टॉर्क कि नहीं लगेगा, हाँ सर लगेगा, है ना। इसके ऊपर क्या लगेगा, टॉर्क लगेगा। ऑब्वियस सी बात है, ऐसे रखा है तो इससे सीधा होने की कोशिश करेगा तो टॉर्क लगेगा। आप मैग्नीट्यूड इक्वल टू 4.5 इंटू 10⁻⁻2 जूल। टॉर्क की वैल्यू दे दी गई है कि कितना लग रहा है, 4.5 इंटू 10⁻⁻2 जूल टॉर्क लग रहा है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ मैग्नेट। ये कह रहे हैं बताओ भैया मैग्नेटिक मोमेंट कितनी होगी, इसकी मैग्नेटिक मोमेंट बताओ कितनी होगी। तो क्या आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है, क्या आप लोगों को ये सवाल समझ में आ रहा है। अगर आ रहा है तो एक बार ट्राई करिए, आ रहा है तो वीडियो को पॉज करें और एक बार ट्राई करें। क्या आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है टॉर्क का, क्या पढ़ा है, एम बी साइन थीटा, पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो। और एम इक्वल टू क्या होता है, एन आई ए बी। टॉर्क इक्वल टू क्या पढ़े हो, एम क्रॉस बी, या इसको कह दिया जाता है एम बी साइन थीटा, है ना, एम बी साइन थीटा। अगले चैप्टर में पढ़ाया था मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म में, अगर नहीं आता है तो देख लो। टॉर्क क्या होता है, एम बी साइन थीटा होता है। बेटा यहाँ पे जो एम होता है, एम जो होता है वो होता है एन आई ए, क्या होता है, एन आई ए। ये आपने अगले चैप्टर में पढ़ा था, अगले चैप्टर में पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, जी सर बिल्कुल पढ़ा था। पर यहाँ पे हमें इसका कोई काम नहीं है। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, एम बी साइन थीटा होता है। हमसे पूछा क्या है, हमसे मैग्नेटिक मूवमेंट यानी एम पूछा है। हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है टॉर्क। टॉर्क कितना गिवन है बेटा, टॉर्क गिवन है हमारा क्वेश्चन में, कितना गिवन है, 4.5 इंटू 10⁻⁻2। हमसे एम पूछा है और मैग्नेटिक फील्ड भी गिवन है 0.25। और साइन थीटा कितना दिया गया, साइन 30। साइन 30 कितना होता है बेटा, 1/2 होता है ना। साइन 30 कितना होता है, 1/2 होता है। यहाँ पे अगर मैं चाहूं तो एक काम कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ, पॉइंट हटाऊं और 2 जीरो बढ़ा दूं। हाँ सर बढ़ा दो, इससे क्या होगा, इससे चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। यहाँ पे ऐसे इंटू कर लो। अब मैं इसको लिख सकता हूँ 4.5 इंटू 10⁻⁻2 इक्वल टू एम इंटू 25/200। क्या मैं कह सकता हूँ, बिल्कुल कह सकते हो सर, है ना। और यहाँ पर मैं एक जीरो काट के ये बढ़ा लेता हूँ। एक जीरो से एक जीरो कट जाता है, हाँ सर कट जाता है। एक काम करूं मैं, क्या करोगे सर, हमें पता है 5 चौक 20, 25 और 5 चौक 20 यानी 5/4। तो मैं लिख सकता हूं, इसको आप लोग सॉल्व कर लेना, 4.5 इंटू 10⁻⁻2 इक्वल टू एम इंटू क्या बचेगा, 5/4, ठीक है। और यहाँ पे पॉइंट तो हट ही गया है, गायब कर मास्टर पॉइंट को, हाँ इसको मैं गायब कर देता हूँ, ठीक है। आओ भैया देखते हैं अब क्या करेंगे, क्या मैं इसको इधर भेज सकता हूँ, भेज सकते हो सर। तो क्या हो जाएगा, 4 5 जा 20, 4 4 जा 16 और 2 18, 180 इंटू 10⁻⁻2 इक्वल टू 5m। तो m बराबर कितना हो जाएगा, 180 इंटू 10⁻⁻2 अपॉन 5, है ना। अब 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, 5 6 जा 30, है ना। 5 3 जा 15 और करेंगे ऐसा तो 3 बचेगा, 5 6 जा 30, 36 इंटू 10⁻⁻2 इसका मैग्नेटिक मोमेंट आएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को एक बार आप सॉल्व कर लेना, है ना, अपने से सॉल्व करो, कैलकुलेशन मेरे से मत देखो, फॉर्मूले को समझो, है ना। पूरा क्वेश्चन मैंने समझा दिया, टॉर्क इक्वल टू एम बी साइन थीटा लगाओ और आंसर पाओ। आसान क्वेश्चन था, एक बार खुद से अटेम्प्ट करो, ठीक है। सेम है, एक क्वेश्चन और है, क्लोजली वूल्ड सोलेनोइड ऑफ 800 टन एन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इतना गिवन है, कैरीज अ करंट ऑफ 3 एम्पीयर, एक्सप्लेन दिस सेंस इन व्हिच सोलेनोइड एक्ट लाइक अ बार मैग्नेट। कैसे बार मैग्नेट की तरह बिहेव करेगी, ऑब्वियस सी बात है कि भैया क्लोजली वूल्ड सोलेनोइड ऑफ 800 टन, इसकी 800 टन ऐसे से करके 800 टन है एक सोलेनोइड की, यानी कि n की वैल्यू कितनी दिया गया है, 800 टन दी गई है, यही हमारी n है ना। और कह रहे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इसकी एरिया दी गई है, एरिया कितनी दी गई है 2.5 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर इसकी एरिया गिवन है ना। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैरीज अ करंट ऑफ 3 एम्पियर, ये करंट कितना कैरी कर रही है, ये करंट कैरी कर रही है 3 एम्पियर की। अब
एक्सप्लेन द सेंस इन विच सोलेनोइड एक्ट लाइक अ बार मैग्नेट, ये बार मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। अगर इसमें करंट जा रहा है, जैसा कि बोल रहे हैं कैरीज अ करंट ऑफ 3 एम्पियर, अगर बेटा इस सोलेनोइड के अंदर करंट गया, अगर इस सोलेनोइड के अंदर करंट गया तो क्या होगा जरा देखो। इस सोलेनोइड में जैसे ही करंट जाएगा, यहाँ पे कैसा पोल बन जाएगा, यहाँ पे अंदर की तरफ इधर साउथ पोल बन जाएगा। कैसे पता लगा सर आपको, अगले चैप्टर में सिखाया था ना कि कैसे पता कर सकते हैं, है ना। इधर करंट ऐसे जाएगा और लेट सपोज इधर करंट ऐसे जाएगा, ऐसे अपने हाथ को रखो, मैक्सवेल राइट हैंड रूल, यहाँ पे साउथ पोल बनेगा, अंदर जा रही है मैग्नेटिक फील्ड, और यहाँ पे नॉर्थ पोल बनेगा। अब देखो, जब साउथ पोल नॉर्थ पोल बन गया और इसमें करंट जा रहा है, एक करंट कैरिंग वायर या एक करंट कैरिंग कॉइल अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है, तो क्या होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने लगेगी। हमेशा पता है तुम्हें, नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलेंगी, साउथ पे जाएंगी, और अंदर से साउथ से नॉर्थ जाएंगी, बाहर नॉर्थ से साउथ जाएंगी। यही चलेगा क्या, हाँ सर यही चलेगा। अब जब ऐसा कार्यक्रम हो रहा है, यानी नॉर्थ से निकल रही है, साउथ पे जा रही है, यानी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब क्वेश्चन कह रहा है कि बताओ कि कैसे ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे बार मैग्नेट की तरह। तो अगर ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रही है, तो मैंने तुम्हें एक फॉर्मूला पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था, है ना। हमसे क्या कह रहे हैं, एक्सप्लेन द सेंस इन विच सोलेनोइड एक्ट लाइक अ बार मैग्नेट। वो सेंस बताओ कि जिसमें जो सोलेनोइड है वो बार मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। इसकी मैग्नेटिक मोमेंट निकाल लीजिए, मैग्नेटिक मोमेंट कितनी हो जाएगी, मैग्नेटिक मोमेंट कितनी होती है, एन आई ए, है ना, एन आई ए होती है, या मैं उसको कह लूं क्या होती है, एन आई ए। हमें एन भी गिवन है 800, करंट भी गिवन है 2.5 इंटू 10 के पावर -4, और एरिया भी गिवन है, इसको मैं एरिया को सही से लिख देता हूँ, एन आई ए। एरिया कितनी गिवन है, एरिया हमें गिवन है इसकी 2.5 इंटू 10 के पावर -4। अगर इसकी मैग्नेटिक मोमेंट में निकाल लूं तो ऑब्वियस सी बात है, मुझे पता लग जाएगा कि ये बार मैग्नेट भी सोलेनोइड की तरह, एक सोलेनोइड भी बार मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। अगर इसकी मैग्नेटिक मोमेंट निकाल लो, जो भी वैल्यू आए उससे हमें इसको सॉल्व कर लेना। इसका मतलब क्या है, इससे बात पता चल रही कि इसकी भी अपनी मैग्नेटिक मोमेंट है, इसकी वजह से उतनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा जैसा कि एक बार मैग्नेट करता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में अगर कभी आए एक्सप्लेन दिस सेंस इन विच सोलेनोइड एक्ट लाइक बार मैग्नेट, तो आपसे मैग्नेटिक मोमेंट पूछ रहा है। सेंस वेंस पूछे तो इसका मतलब क्या पूछ रहा है, सेंस मतलब मैग्नेटिक मोमेंट पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, मैग्नेटिक मोमेंट। तो ये अच्छा क्वेश्चन था, है ना, ये अच्छा क्वेश्चन था, तो इस वजह से मैंने इसको उठा लिया। हालांकि इसमें कुछ है नहीं, इसमें आपको एन भी गिवन है, ए भी गिवन है, आई भी गिवन है, और आपको पता है एम इक्वल टू क्या होता है, एन आई ए होता है, ये आपने पहले भी पढ़ रखा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, मैग्नेटिक सब्सटेंसेस की बात करते हैं। यहाँ से जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक क्वेश्चन मुझे लगता है कि आने वाला है ना, एक क्वेश्चन 1-2 नंबर का आएगा, इससे ज्यादा महंगा सवाल यहाँ से नहीं आता है। अगर मैं बात करूं मैग्नेटिक सब्सटेंसेस की, तो हमारे नेचर में 3 तरीके के सब्सटेंस होते हैं। एक आपका होता है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, एक होता है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, एक होता है डायामैग्नेटिक सब्सटेंस। बहुत देर हो गया है, मैं आज कुछ बोल नहीं रहा हूँ, है ना, मजाक मजाक अभी मैं बंद कर दिया हूँ, क्योंकि आज मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी मेरे को ना इस चैप्टर को जल्दी जल्दी खत्म करना है। खत्म करने के बाद में मैं आप लोगों के लेकर के आ रहा हूँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का बहुत ही जोरदार लेक्चर। इतना मस्त लेक्चर डिजाइन कर रहा हूँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का कि भाई साहब मजा ही आने वाला है। अगर इस वीडियो तक पहुंचे हो तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की वीडियो जरूर देखना, पूरी वर्क चल रही है उस वीडियो पे, है ना, पूरा काम चल रहा है। जरा ध्यान से देखो, हम बात कर रहे हैं मैग्नेटिक सब्सटेंस की, तो 3 तरीके के मैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, डायामैग्नेटिक सब्सटेंस, है ना। फेरो, डाया, पाया, फेरो, डाया और पैरा, ये 3 तरीके की मैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं। आओ देखते हैं क्या क्या होता है भैया, है ना, आइए चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की, कि ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं। जो भी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं वो मैग्नेट से बहुत ही स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं, मतलब अगर उनके आसपास कोई मैग्नेट है तो तुरंत चिपक जाएंगे, इनके अंदर चिपकने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा होती है। एक स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड में रख दो इनको, या मैग्नेट के आसपास रखो, तो चिपकने का काम करते, बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं। कौन, फेरोमैग्नेटिक। तो ये बात याद रखना, गेट स्ट्रांगली अट्रैक्टेड टू मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड से बहुत ही स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर जाते हैं, है ना। गेट्स स्ट्रांगली मैग्नेटाइज, जितने भी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं, है ना, जैसे कि आयरन, कोबाल्ट, निकल, अगर मैं चाहूं
इनको मैग्नेटाइज करना कि इसके अंदर इनके अंदर मैग्नेटिक क्वालिटी आ जाए, तो ये बहुत ही अच्छे तरीके से मैग्नेटाइज भी किए जा सकते हैं। कई बार तो हम सोलेनोइड के अंदर भी इसको कोर में रख करके मैग्नेटाइज कर देते हैं। यानी कि कुल मिलाकर जितने भी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं, जैसे तुमने देखा होगा लोहा हमेशा चिपकता है किससे, किससे, मैग्नेट से। क्यों? रीजन यही है ना। कोई भी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को अगर तुम मैग्नेट के पास में लाओगे चिपकने का काम करेगा। वो चिपकता इसीलिए है क्योंकि उसे वो पसंद है, तुम उसी से चिपकोगे जो तुम्हें पसंद है। ठीक है, तो सेम है ये भी होता है। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या करता है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस मैग्नेट से बहुत ही स्ट्रांगली अट्रैक्ट होता है, बहुत ही स्ट्रांगली अटैच होता है। और जब भी ऐसा होता है तो क्या होता है, जब भी इसको किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो ये अपने आप को मैग्नेटाइज भी कर लेता है। मैं तुम्हें बताऊं, सच बताऊं, तुमने कभी ऐसा किया है क्या? एक बार मैग्नेट लिया, फिर उसमें एक सिक्का चिपकाया, फिर दूसरे सिक्के चिपकाए, सिक्के में तो समझते हो कॉइन है ना, तुम लोग अंग्रेज बच्चे हो भैया। एक कॉइन फिर दूसरा कॉइन, समझ गए, और चिपकता जाता है, 3 कॉइन तक चिपकता है। 3 से ज्यादा चिपकाओगे दिक्कत हो जाएगी, है ना, छूट जाएगा। तो क्यों चिपक रहा है? तुमने मैग्नेट से एक कॉइन चिपकाया, फिर ऐसा क्या जादू हो गया कि दूसरा कॉइन भी चिपक गया, क्योंकि वो मैग्नेटाइज हो गया। तो ऐसे ही फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस भी क्या हो जाते हैं, मैग्नेटाइज हो जाते हैं अगर उनको मैग्नेटिक फील्ड में रखो। दे हैव स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू मूव फ्रॉम वीक मैग्नेटिक फील्ड टू स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। इनके अंदर एक स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी होती है मूव करने की फ्रॉम अ वीक मैग्नेटिक फील्ड टू स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। मान लो कि कोई फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है ना, ये कोई फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है ना। अब यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे ऐसे आ रही हैं, ऐसे आ रही हैं, तो ये ऐसे चली जाएंगी। मैं बताता हूँ, ये मिसनर इफेक्ट से मत रिलेट करना। यहाँ पे देखो बहुत पास पास आ जाएंगी, क्लोज क्लोज। यहाँ बहुत दूर दूर थी पर यहाँ बहुत पास पास आ गई। और जब बहुत पास पास आ जाती है तो इसका क्या मतलब है, बहुत पास पास होने का मतलब यही है ना, जितनी लाइनें मैग्नेटिक लाइनें पास होंगी, अब ये दूर जा रही है तो फिर ऐसे हो जाएंगी, है ना। कुल मिलाकर ये हमेशा, यहाँ पे देखो मैग्नेटिक फील्ड वीक थी, ये क्या है, कोई फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है। ये क्या है, कोई फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है। तो जब एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस से कोई मैग्नेटिक फील्ड पास होती है तो हमेशा वीक से स्ट्रॉन्ग की तरफ बढ़ती है। अगर मान लो यहाँ पे इनके बीच में डिस्टेंस बहुत है तो देखो इनके बीच में डिस्टेंस कम हो गई। और जितनी ज्यादा लाइनें पास पास होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जितना क्लोज होती है, उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होती है। तो मैं क्या कहता हूँ कि ये वीक मैग्नेटिक फील्ड से स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे वीक मैग्नेटिक फील्ड। कैसा मैग्नेटिक फील्ड था, वीक मैग्नेटिक फील्ड। और जैसे ही मैंने किसी भी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को रखा, देखो ये कितनी स्ट्रांगली ऐसे ऐसे, ये जादू हो गया, सब पास पास आ गई, है ना। तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की तरफ ऐसे मूव कर गई। तो यानी कि ये बात याद रखनी है कि जब भी कोई फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को रखो तो जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो वीक से स्ट्रॉन्ग की तरफ चलती है। इधर चलती है, वीक से स्ट्रॉन्ग की तरफ चलती है। ये बात आपको याद रखनी है, जैसा कि आपको देखने को मिल रहा है। अभी बाहर निकलेंगे फिर ऐसे हो जाएंगे, बाहर निकलेंगे फिर दूर 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 दूर, लेकिन इसके अंदर बहुत पास पास। तो यानी कि दे हैव टेंडेंसी, इनके पास एक क्षमता होती है, इनके पास एक ताकत होती है कि किसी भी क्या कर सकती है, एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस वीक मैग्नेटिक फील्ड से स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइन को पास पास करा लेता है। इनके अंदर बहुत टेंडेंसी होती है, इसी वजह से क्या होती है, ये बहुत ही स्ट्रांगली मैग्नेटाइज हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि इनके अंदर, इनके आसपास मैग्नेटिक फील्ड जाएगी तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को बहुत पास पास जाने देते हैं। इनके अंदर बहुत स्ट्रांग टेंडेंसी होती है वीक मैग्नेटिक फील्ड से स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड बनाने की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भैया ये क्या हो रहा है मालिक, ऐसा ना हो तो ज्यादा बेहतर है। डिलीट ही करवा रहे हैं। हम्म, आइए भैया, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। अब पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं? पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो बहुत ही वीकली मैग्नेटाइज होते हैं, है ना। ये बहुत ज्यादा स्ट्रांगली मैग्नेटाइज नहीं होते हैं। इनको मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो थोड़े बहुत मैग्नेटाइज होंगे, है ना, बहुत ज्यादा मैग्नेटाइज नहीं होंगे। लेकिन एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस बहुत ज्यादा मैग्नेटाइज हो जाता है। एक पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को जब किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो बहुत ज्यादा मैग्नेटाइज नहीं होगा, थोड़ा बहुत होगा। व्हेन प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, यही बात लिखी हुई है। अब नोट करके जो बात लिखी हुई समझो, दे हैव टेंडेंसी टू मूव फ्रॉम वीक मैग्नेटिक फील्ड टू स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। जैसा पैरा करता था वैसा ये भी करता है, सॉरी जैसा फेरो करता है वैसे ये भी करता है। पर वहां पे बहुत स्ट्रांगली लाइनें आती थी, मान लो ऐसे जा रही है, यहाँ पे थोड़ा बहुत मुड़ती है, बहुत नहीं मुड़ती है ना। मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को पास पास तो ला पाता है पर बहुत ज्यादा नहीं ला पाता है। कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइन है तो उसको मोड़ता तो है, देखो मोड़ रहा है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं मोड़ पा रहा है।
जबकि पैरा क्या करता था, पैरा पूरा मोड़ देता था। हालांकि यहाँ पे भी ये वीक मैग्नेटिक फील्ड है, वीक मैग्नेटिक फील्ड, और यहाँ इसके अंदर क्या है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। तो इसके अंदर भी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है वो वीक से स्ट्रॉन्ग की तरफ बढ़ती है। स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड लाइन, एमएफएल मतलब स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड लाइन, वीक से स्ट्रॉन्ग की तरफ जा रही है, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है। पर बेटा उतना स्ट्रांगली नहीं जा रही है। अगर आप फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को देखो तो इनके अंदर वीक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बहुत ही स्ट्रांग हो गई, यानी वीक मैग्नेटिक फील्ड से स्ट्रांग की तरफ गई और बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो गई, क्योंकि इनके अंदर बहुत ही स्ट्रांग टेंडेंसी होती है ना, बहुत ही स्ट्रांग टेंडेंसी होती है इस काम को करने की। बोलो मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ देखो यहाँ पे उतनी ज्यादा नहीं है स्ट्रांग, पर हाँ फिर भी वीक से स्ट्रांग जा रही है। तो इनमें भी मैग्नेटिक फील्ड वीक से स्ट्रांग जाती है, पर उसमें बहुत ही स्ट्रांगली वीक से स्ट्रांग जाती है, इसमें नॉर्मली जाती है। ठीक है, ये क्या होते हैं, इनको अगर आप मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो वीकली मैग्नेटाइज होंगे, जबकि फेरो बहुत स्ट्रांगली हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस की। जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं वो ऐसे होते हैं जिनके पास टेंडेंसी होती है स्ट्रॉन्गर टू वीकर मैग्नेटिक फील्ड में। मतलब अगर मान लो पहले मैग्नेटिक फील्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, और इसके सामने तुमने क्या कर दिया, कोई भी डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को रख दिया, तो इसमें ये बहुत ही वीक हो जाएंगी, बहुत ही वीक हो जाएंगी, है ना, स्ट्रॉन्गर टू वीकर मैग्नेटिक फील्ड, यानी बहुत वीकली पास जाएंगी, है ना। इसमें वीक से, इसमें स्ट्रॉन्ग से वीक हो जाती हैं, पहले स्ट्रॉन्ग रहेंगी लेकिन कोई डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को रख दिया तो वीक हो जाएंगी। जैसे मान लो ये हमारा कोई डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है, इससे पहले मैग्नेटिक फील्ड लाइन बहुत पास है, बहुत पास है, बहुत पास, इसको देखी तो ये ऐसे रिपेल कर गई, ये ऐसे रिपेल कर गई, है ना, या एक ऐसे चली गई। कुल मिलाकर देखो कितना दूर दूर जा रही है, कितना दूर दूर जा रही है। पहले तो वीक थी, अब देखो, और पहले तो स्ट्रॉन्ग थी, देखो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड थी, स्ट्रॉन्ग एमफिल था, मैग्नेटिक फील्ड लाइन थी, लेकिन जैसे ही कोई मैंने डायामैग्नेटिक सब्सटेंस को रखा, है ना, ये क्या है डायामैग्नेटिक, तो क्या हो गई, ये बहुत वीक हो गई बेटा, बहुत दूर दूर चली गई। तो ये प्रॉपर्टी होती है डायमैग्नेटिक सब्सटेंस की। क्या प्रॉपर्टी होती है कि इनके सामने जब तुम कोई डायमैग्नेटिक सब्सटेंस लेकर के आओगे मैग्नेटिक फील्ड, तो ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड से वीक मैग्नेटिक फील्ड की तरफ मूव करेंगे, है ना, स्ट्रॉन्गर टू वीकर मैग्नेटिक फील्ड ये जाती है ना, क्योंकि ये क्या होते हैं, इनकी ताकत बहुत खराब होती है, ये बहुत स्ट्रांगली मैग्नेटाइज भी नहीं होते हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को दूर दूर भगाते हैं। ठीक है, ये था डायमैग्नेटिक। अब बात करते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। ये इंपॉर्टेंट है, इसको जरा देख लो, है ना, 5 मिनट का समय लूंगा, इसको भी पढ़ा दूंगा। सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है मैग्नेटिक परमेबिलिटी। ये क्या होती है, ये एबिलिटी है मटेरियल, इट इज द एबिलिटी ऑफ मटेरियल, ये एक मटेरियल की क्षमता है, क्या भैया, क्षमता, काहे के लिए, तो परमिट दी पैसेज ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स थ्रू इट, कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन ये अपने अंदर से पास करा सकता है, इसी को बोलते हैं मैग्नेटिक परमेबिलिटी, और इसको हम म्यू से दिखाते हैं, इससे म्यू से कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसके अंदर जा सकती है। हालांकि अगर आप फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की बात करो तो इसके अंदर से बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही है, तो ऑब्वियस सी बात है इसकी जो म्यू होती है, म्यू वो बहुत ज्यादा होती है, इसके अंदर ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही, बहुत पास पास मूव करा रहा है। ठीक है, बोलो मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ, तो मैग्नेटिक परमेबिलिटी क्या होती है, कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन किसी भी मटेरियल से पास हो सकती है, उसको बोल देंगे उतनी मैग्नेटिक परमेबिलिटी है, और इसका एक फॉर्मूला होता है बी बाई एच। एच क्या है, एच को भी बताऊंगा, इसका एक फॉर्मूला है बेटा, याद कर लो, मैग्नेटिक परमेबिलिटी जो होती है उसका फॉर्मूला होता है बी बाई एच। यहाँ पे बी क्या है, यहाँ पे बी है मैग्नेटिक फील्ड, और एच क्या है, एच कोई नया टर्म नहीं है बबुआ, एच कोई नया टर्म नहीं है, उसको बोलते हैं मैग्नेटाइजिंग फोर्स। ये आपको याद ही रखना है, कैसे फोर्स, मैग्नेटाइजिंग फोर्स। ये एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर जा रही है तो उसके अंदर मैग्नेटाइजिंग फोर्स कितनी है, या इसकी मैग्नेटिक इंटेंसिटी कितनी है। तो कई बार एग्जाम में आपसे कहता है कि मैग्नेटिक परमेबिलिटी को कैलकुलेट करो, तो उसका फॉर्मूला होता है बी बाई एच। एच क्या है यहाँ पे, एच है मैग्नेटाइजिंग फोर्स। एच क्या है बेटा, एच को बोलते हैं मैग्नेटाइजिंग फोर्स। क्या बोलते हैं, मैग्नेटाइजिंग फोर्स, या इसको कई किताबों में मैग्नेटिक इंटेंसिटी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी। तो कितनी मैग्नेटिक फील्ड लगाने पे कितनी मैग्नेटाइज कर पा रहा है वो, मैग्नेटाइजिंग फोर्स कितनी है या मैग्नेटिक इंटेंसिटी कितनी है, वो ये बता देती है कि कितनी मैग्नेटिक परमेबिलिटी है। कुल मिलाकर मैग्नेटिक परमेबिलिटी क्या होती है, कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास कर सकती है, उसे बोलते हैं मैग्नेटिक परमेबिलिटी। आगे बढ़ते हैं भैया, आगे आते हैं मैग्नेटिक इंडक्शन पे।
मैग्नेटिक इंडक्शन को देखते हैं। ये क्या कहता है, द मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड मैग्नेटिक इंडक्शन। कितना मैग्नेटिक फ्लक्स पास कर रहा है पर यूनिट एरिया, मतलब फ्लक्स को किससे दिखाते हैं, पाई से, इसको एरिया से डिवाइड कर दो, यानी टोटल कितना फ्लक्स पास हो रहा है किसी भी एरिया से, उसे ही बोलते हैं मैग्नेटिक इंडक्शन, और उसको बी से दिखाते हैं। पाई बाई ए, पाई मतलब फ्लक्स, फ्लक्स अपॉन एरिया क्या होता है, मैग्नेटिक इंडक्शन। आपको इतना ही याद रखना है कि जो मैग्नेटिक इंडक्शन होता है वो क्या होता है, फ्लक्स पर यूनिट एरिया, कितना मैग्नेटिक फ्लक्स पास कर रहा है कितने एरिया से। मान लिया कोई एरिया है तो यहाँ से कितना मैग्नेटिक फ्लक्स पास कर रहा है इस पूरे एरिया से, उसकी मैग्नेटिक इंडक्शन उतनी होगी। मैग्नेटिक इंडक्शन क्या है, फ्लक्स पर यूनिट एरिया, और मैग्नेटिक परमिबिलिटी बी अपान एच। ठीक है, ये क्या होता है, पाई अपान ए। अब क्योंकि ये मैग्नेटिक इंडक्शन है तो इसकी वही यूनिट होगी जो क्या होती है, टेस्ला होगी, या इसको मैं बोल देता हूँ वेबर पर मीटर स्क्वायर, वेबर पर मीटर स्क्वायर, इसको टेस्ला, क्योंकि ये भी बी है ना, तो सेम होती है। अब मैग्नेटाइजिंग फोर्स क्या होती है, या मैग्नेटिक इंटेंसिटी क्या होती है, जिसे हम एच बताए। एच जो मैंने लिखा था ना, एच लिखा था कि नहीं लिखा था, हमने लिखा था म्यू बराबर बी बाई एच। अब ये एच क्या होता है, एच को ही बोलते हैं मैग्नेटाइजिंग फोर्स या मैग्नेटिक इंटेंसिटी। अब ये क्या होती है, आओ इसको पढ़ते हुए समझते हैं। द डिग्री बाई विच अ मैग्नेटिक फील्ड कैन बी मैग्नेटाइज अ मटेरियल। कितनी डिग्री, कितनी मैग्नेटिक फील्ड, एक मैग्नेटिक फील्ड किसी भी मटेरियल को कितना मैग्नेटाइज कर सकती है, कितनी डिग्री है मैग्नेटाइजेशन की, है ना, इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक इंटेंसिटी। मतलब फिर से ध्यान से सुनो, द डिग्री बाई विच अ मैग्नेटिक फील्ड कैन बी मैग्नेटाइज, कितनी ज्यादा एक मैग्नेटिक फील्ड को, द डिग्री बाई विच मैग्नेटिक फील्ड कैन बी मैग्नेटाइज अ मटेरियल, एक मैग्नेटिक फील्ड किसी मटेरियल को कितनी ज्यादा मैग्नेटाइज कर सकती है, कितनी डिग्री, मतलब कितना ज्यादा मैग्नेटाइज कर सकती है किसी भी मटेरियल को, उसकी मैग्नेटिक इंटेंसिटी उतनी हो जाएगी, या मैं कह लू मैग्नेटिक मैग्नेटाइजिंग फोर्स उतनी हो जाएगी। अगर मैं आपसे बात करूं मैग्नेटाइजिंग फोर्स की, है ना, जैसे बोलते हैं एच, मैग्नेटाइजिंग फोर्स क्या होता है, मैग्नेटाइजिंग फोर्स को एच से दिखाते हैं। हालांकि अगर मैं इसके ऊपर चर्चा करूं तो मैंने आपको बताया कि म्यू जो होता है वो बराबर होता है बी अपान एच के। अब यहां से मैं एच पूछूं कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा बी अपान म्यू। तो ये बात याद रखना, कई बार आपको मैग्नेटिक परमिबिलिटी और मैग्नेटिक इंडक्शन या मैग्नेटिक फील्ड दे देंगे और आपसे मैग्नेटाइजिंग फोर्स या मैग्नेटिक इंटेंसिटी पूछ लेंगे। तो मैग्नेटिक इंटेंसिटी क्या है, एक मैग्नेटिक फील्ड किसी मटेरियल को कितना मैग्नेटाइज कर सकती है, कितना, उसकी ताकत क्या है, उसे बोल देते हैं मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटाइजिंग फोर्स या मैग्नेटिक इंटेंसिटी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन की, कि भैया इंटेंसिटी क्या होती है मैग्नेटाइजेशन की, है ना। द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट डेवलप्स पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ मटेरियल। इंटेंसिटी क्या होती है, कितना मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप हो रहा है पर यूनिट वॉल्यूम। जैसे कि मैं आपसे पूछा मैग्नेटिक इंडक्शन, तो आप कहते थे फ्लक्स पर यूनिट एरिया। ऐसे ही होती है एक चीज जिसे बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। तो इंटेंसिटी जो होती है वो होती है कितना मैग्नेटिक मोमेंट हो रहा है पर यूनिट वॉल्यूम। आई इक्वल टू एम बाई बी, आई इक्वल टू अम्बी, अम्बी मतलब एम बाई बी, ऐसे याद कर सकते हो, है ना, आई इक्वल टू एम बाई बी। दोनों बेटा जीवन में हासिल करना पड़ता है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है। मैं ऐसे बहुत सारे बच्चों को जानता हूँ, मैं लगातार उनसे टच में रहता हूँ, मैं उनसे बातें करता रहता हूँ। उनके अंदर एक पता नहीं किस चीज की गलत फहमी चल रही है कि वो हर चीज को बहुत ही आसान तरीके से पाना चाहते हैं। पूरे साल आप पढ़ाई नहीं करते हो, फिर आप ये उम्मीद रखते हो कि कोई आएगा और हमें कोई ऐसा मंत्र दे देगा जिससे मेरा पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। पूरे साल तपस्या करनी पड़ती है, पूरे साल लग के पढ़नी पड़ती है, पूरे साल बहुत एफर्ट डालना पड़ता है। अगर आपके सामने कोई टीचर आ रहा है, पूरा पूरा चैप्टर करा रहा है, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको अच्छे ढंग से उसको कवर करो, अच्छे ढंग से पढ़ाई करो। अपने माँ बाप की बातें सुनो, उनके फेस को देखो, कम से कम उनके बारे में सोचो, उनकी कितनी उम्मीदें हैं आपसे। बेटा एक माँ बाप, आपकी मम्मी आपकी मदर आपकी हाउस वाइफ है ना, आपको पढ़ा रही है। आप अपने मम्मी से बोलो कि मम्मी मुझे सुबह उठा देना, उनकी नींद अपने आप खुल जाती है कि मुझे अपने बच्चे को सुबह उठाना है। एक मदर का प्रेम देखो। तुम दुनिया में लव ढूंढने निकलते हो, तुम दुनिया में प्रेम ढूंढने निकलते हो, तुम भूल जाते हो कि तुम्हारे घर में ही एक ऐसी स्त्री है, एक ऐसी वुमेन है जो तुमसे दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करती है। एक माँ से ज्यादा प्यार कोई नहीं कर सकता है इस दुनिया में, एक मदर से ज्यादा प्रेम कोई नहीं कर सकता है। वो एक निस्वार्थ प्रेम होता है। एक मदर को आपसे कुछ नहीं चाहिए, मम्मी को आपसे कुछ नहीं चाहिए। आप मम्मी से कई बार उल्टा भी बोल देते हो, कई बार गुस्सा भी जाते हो, फिर भी आपकी मम्मी आपके पास आती है और आपसे बोलती है
एक मदर का पेन समझो, एक मदर का दर्द समझो। आप कई बार उससे उल्टा भी बोल देते हो, फिर भी वो आपको रिस्पॉन्ड नहीं करती है। इस दुनिया में सब बनना बहुत बहुत आसान है, इस दुनिया में सब कुछ करना बहुत आसान है, पर एक माँ बनना बहुत आसान नहीं है। एक मदर जो होती है वो कुछ अलग होती है, भगवान ने उसको दिव्य शक्तियां दी होती है। एक माँ के अंदर इतनी ताकत होती है कि अपने बच्चे की सारी प्रॉब्लम्स को वो समझ जाए। आप अपने मम्मी से कुछ मत कहो, आप उनके सामने जाओगे तो आपकी मम्मी बता देंगी कि आपको क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि वो निस्वार्थ प्रेम है। और हम लड़के क्या करते हैं ना, हम लोगों के अंदर पता नहीं क्या होता है कि हम बाहर दुनिया में ढूंढने निकलते हैं किसी को। हमें लगता है कि बाहरी दुनिया में मुझे कोई ऐसा मिलेगा जो मेरी सारी प्रॉब्लम्स को समझेगा, जो मुझे मोटिवेट करेगा, मुझे सफल इंसान बनाएगा, फिर मैं उसका नाम लूंगा, उसको बताऊंगा। भाई आप भूल जाते हो कि आपके घर में आपकी मदर ही वो लड़की है, आपकी मदर ही वो स्त्री है जो आपको हमेशा सपोर्ट करेंगी, निस्वार्थ प्रेम करेंगी, कभी नहीं छोड़ेंगी, कैसी भी कंडीशन हो। मैं आपसे कह सकता हूँ कि कल को जिससे आपकी शादी होगी, जिस जो भी आपकी प्रेमिका होगी, है ना, वो आपको छोड़ सकती है क्योंकि आपका चेहरा अच्छा ना हो। वो आपको छोड़ सकती है क्योंकि आपकी बहुत बड़ी गाड़ियां ना हो, बहुत बड़ा बंगला ना हो, है ना। हालांकि सारी एक जैसी नहीं होती है, देयर आर मैनी गर्ल्स, देयर आर मैनी वुमेन्स हु प्रूव्ड कि वो कंपेटेबल हैं, वो एक अच्छी वुमेन है। ऐसे ही लड़कों के ऊपर भी लागू होता है। मैं किसी को डिफेम नहीं कर रहा हूँ, पर मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि आपके जीवन में आपको हर कोई छोड़ सकता है, पर आपकी माँ आपको कभी नहीं छोड़ेगी। तो उनके लिए पढ़ लो, उनके लिए पढ़ लो बेटा, उनके लिए पढ़ लो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन की बात करें तो उसको आई बोलते हैं। द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट डेवलप पर यूनिट वॉल्यूम, यानी मैग्नेटिक मोमेंट, यानी एम को वी से डिवाइड कर दो, उसे बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। और बेटा आई क्या होता है, आई होता है एम इंटू वी, और वी क्या होता है, वी होता है एरिया इंटू लेंथ। सबको पता है एरिया इंटू लेंथ, एरिया इंटू लेंथ क्या होता है, वॉल्यूम होता है। तो भैया इसको इसको कर लो, आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, सॉल्व करोगे तो एम बाई ए भी आ जाता है। कई बार ये कहानी बताई जाती है, पर मैं इसको नहीं बताता हूँ, है ना। ये सब बातें आपको नहीं याद रखनी, केवल इतनी याद रखनी, आई इक्वल टू क्या होता है, एम बाई वी होता है। ठीक है, एम बाई क्या होता है, वी होता है। ठीक है, कैसे आया मैं बताऊं। एम इक्वल टू क्या होता है, एन आई ए होता है कि नहीं होता है, होता है सर। पर इसको लिखने की कोई जरूरत है क्या, नहीं है। तो सिंपली बात है, इसको याद रखो। एम क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट है ना, मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, एम इंटू एल। और यहाँ पे एम क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट। और मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, मैग्नेटिक मोमेंट होता है एम इंटू एल, है ना, एम इंटू एल। तो यहाँ पे देखो एम इंटू एल हो जाएगा। और वॉल्यूम क्या होती है, एरिया इंटू लेंथ। तो लेंथ से लेंथ कट जाएगा, एम अपान ए आ जाएगा, है ना। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ जरा देखो, मैं आपसे कह रहा हूँ ये कैसे आया, आपको पूरा ही बता देता हूँ, क्या फालतू में बवाल रखना। देखो बेटा, एम क्या होता है, मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, अभी आपको पढ़ाया है ना, मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, ये होता है एम इंटू एल ना। मैग्नेटिक मोमेंट जैसे डाइपोल मोमेंट एम इंटू बी, ऐसे एम इंटू एल। बी क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ, लेंथ से लेंथ कट जाएगा, आई क्या हो जाएगा, एम बाई ए। तो कई बार ये भी फॉर्मूला पूछा जाता है, इसको भी आपको याद रखना है, आई क्या होता है, एम बाई ए। अब मैग्नेटिक फील्ड और इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन के बीच में एक रिलेशन होता है जिसको आपको याद रखना है। यहां से क्वेश्चन आ जाता है भाई, क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू म्यू नॉट एच प्लस वन। ये किसके किसके बीच का रिलेशन है, ये रिश्ता है मैग्नेटिक फील्ड, ये क्या है, बी क्या है यहाँ पे, ये है मैग्नेटिक फील्ड, और यहाँ पे म्यू नॉट क्या, एच क्या है, एच क्या है, मैग्नेटाइजिंग मैग्नेटाइजिंग फोर्स। तो मैग्नेटाइजिंग फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में क्या पूछा जाता है, रिश्ता पूछा जाता है। तो याद रखना, बी इक्वल टू होता है म्यू नॉट एच प्लस वन। बी इक्वल टू क्या होता है, म्यू नॉट एच प्लस वन। तो एक रिलेशन है, ये क्या है, ये एक रिलेशन है, इसको याद रखना। कई बार सीधे एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ऑप्शन में दे देते हैं मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटाइजिंग फोर्स की बताओ क्या बीच में रिलेशन। मुझे लगता है कि आपके बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन एज आएगा कि मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटाइजिंग फोर्स के बीच में रिलेशन बताओ। मुझे पर्सनली लगता है ना, ट्रोल मत करना, करना है तो, पर मुझे 99% चांस है कि आएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं मैग्नेटिक सस्पेक्टिबिलिटी की। मैग्नेटिक सस्पेक्टिबिलिटी को काई से दिखाते हैं, इसको काई एम बोलते हैं। काई एम मतलब मैग्नेटिक सस्पेक्टिबिलिटी। मैग्नेटिक सस्पेक्टिबिलिटी क्या होती है, द रेशियो ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, है ना, ये किसके किसके बीच का रेशियो है, द रेशियो ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन मतलब आई, और किसका रेशियो है, इंड्यूस इन द मटेरियल टू द मैग्नेटिक फोर्स। यानी कि मैग्नेटिक सस्पेक्टिबिलिटी क्या है, इंटेंसिटी अपॉन एच,
काई क्या है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या होती है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन अपॉन मैग्नेटाइजिंग फोर्स, इसी को बोलते हैं काई। काई क्या है, ये रेशियो है किसके बीच में, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन की और इसकी मैग्नेटिक मैग्नेटाइजिंग फोर्स की, इसकी रेशियो को यानी आई बाई एच को क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक सस्पेक्टिबिलिटी बोलते हैं। कई बार म्यू और मैग्नेटिक सस्पेक्टिबिलिटी के बीच में रिलेशन पूछा जाता है कि भैया रिलेशन बताओ क्या होगा, रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक परमिबिलिटी जिसको बोलते हैं म्यू, म्यू क्या है मैग्नेटिक परमिबिलिटी, और सस्पेक्टिबिलिटी के बीच में क्या रिलेशन है। तो जैसे आपने पढ़ा था मैग्नेटिक फील्ड और किसके बीच में रिलेशन पढ़ा आपने, आपने क्या पढ़ा, मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटाइजिंग फोर्स के बीच में रिलेशन क्या पढ़ा, म्यू नॉट एच प्लस वन। ऐसे ही आपको पढ़ना है मैग्नेटिक परमिबिलिटी और इसके बीच में रिलेशन, किसके बीच में रिलेशन, मैग्नेटिक सस्पेक्टिबिलिटी के बीच में रिलेशन। तो ये दोनों बातें सेम है ना, ये बात आपको याद रखना है। ये रिलेशन क्या है, मैग्नेटिक परमिबिलिटी यानी म्यू और मैग्नेटिक सस्पेक्टिबिलिटी के बीच का जो रिलेशन होता है वो कितना होता है, वो होता है म्यू इक्वल टू म्यू नॉट और क्या होता है 1 प्लस काई, है ना, ये होता है मैग्नेटिक सस्पेक्टिबिलिटी। एक लास्ट स्लाइड है ना, मैं आपको समझ में आया मैं क्या बोला, मैग्नेटिक फील्ड और इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन के बीच का रिलेशन याद कर लेना है आपको, और ये याद कर लेना है भाई, ये इंपॉर्टेंट है तो मैं कह रहा हूं। इसे बोलते हैं सस्पेक्टिबिलिटी, क्या बोलते हैं, सस्पेक्टिबिलिटी, काई एम, सो काई एम से दिखाया जाता है। तो इसके बीच ये क्या है, और ये म्यू क्या होता है, म्यू होता है मैग्नेटिक परमिबिलिटी, ये क्या होती है, ये होती है मैग्नेटिक परमिबिलिटी। तो इसके इसके बीच का रिलेशन भी आपको लर्न कर लेना है भैया, आपको एज इट इज याद कर लेना है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये एक चार्ट गिवन है, ये इसको याद रखना है। ये क्या है, काई क्या है, मैग्नेटिक सस्पेक्टिबिलिटी। तो ये हमेशा क्या होती है, देख लो, आपको ये टेबल एज इट इज याद कर लेना भाई, डायमैग्नेटिज्म के लिए, पैरामैग्नेटिज्म के लिए और फेरोमैग्नेटिज्म के लिए, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं होती, नॉट टू मच इंपॉर्टेंट, नॉट टू मच इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी नहीं है ये एनसीईआरटी में गिवन था तो इसको मैंने उठा लिया। देखो अब सारी चीजें सिमिलर है, देखो सारी चीजें सिमिलर है, यहाँ पे जीरो की जगह पे 1 कर देना है, यहाँ पे एप्सिलॉन और 1 को जोड़ देना है। आप मत देखो इसको, मैं तो कहता हूँ इसको हटा ही दो, इसको मत पढ़ो, मैंने बस स्लाइड में ऐड कर लिया था, कोई प्रॉब्लम हो आपको तो मैं इसको डिलीट भी करवा सकता हूँ। ठीक है ना, समझ गए बात को। चलो आओ भैया आगे की बातें करते हैं, चर्चा करते हैं। अब ये चैप्टर हमारा हुआ खत्म, जितना भी आपके लेटेस्ट सिलेबस में था, जितनी भी नई एनसीईआरटी में था, मैंने पूरा सिलेबस खत्म करा दिया है, आपको सारी चीजें अच्छे से समझा दी है। अब बेटा मैं सिर्फ एक चीज से आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, है ना, एक चीज की आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगले चैप्टर में जब मैं आऊंगा, अगले चैप्टर में जब मैं आऊंगा, है ना, सबसे पहले तो मैं आपको थैंक यू बोलता हूँ, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, और हमसे हमारे साथ पढ़ाई की आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सिर्फ यही कामना करता हूँ भाई, अच्छे से लग करके मेहनत करो, ये पूरा चैप्टर था ना, बहुत ज्यादा पढ़ाने की जरूरत नहीं है, जितना इंपॉर्टेंट था सारी चीजें मैंने कवर कराई, कोई भी चीज नहीं छोड़ा हूँ, है ना। हम कॉम्पिटेटिव पर्सपेक्टिव पे नहीं जा रहे हैं, तो हिस्टेरिसिस कर्व वगैरह आपके सिलेबस में नहीं है, इतनी बातें आपको पढ़नी है, बार बार इसी चीज को 2-3 बार लगा करके देख लो, सारी चीजें इलेक्ट्रोस्टैटिक से सिमिलर है, 2-3 नए नए टर्म है, लास्ट की चीजों को आप अच्छे से याद कर लेना, डेफिनेशन को लर्न कर लेना। मिलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में, तब तक के लिए ओके बाय, थैंक यू सो मच।